इस कंटेक्स्ट में हमारा जो पूरा मेथड होगा वो सिलेबस के थ्रू हम पूरा ये करेंगे। एग्जाम में एक्चुअल में हम उस तरह का थॉट ला ही नहीं पाते हैं, बिकॉज हम फ्री नहीं सोचते, हम बहुत बाउंडेड सोचते हैं। जो मेरे नोट्स में वही आंसर है, जबकि आंसर राइटिंग इज फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज। हमारा थॉट कैसे बनेगा, सॉल्यूशन सेंट्रिक से या प्रॉब्लम सेंट्रिक से? जब मैं कह रहा हूं इसको इससे जोड़ूंगा तो मुझे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। मेरी अभी करंट की एनर्जी कैपेसिटी कितनी है, 2 लाख मेगावाट। मुझे अगर इसको इधर लेके आना है तो मुझे चाहिए, अगर रिवर लिंकिंग किया, डाइवर्ट किया, तो ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी कैसे इंपैक्ट होगी। अब मैं अगर जोड़ूं इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर किया, तो इससे जो है मैं डैम्स बनाऊंगा। डैम्स अगर बनाऊंगा तो मेरे नेचुरल डिजास्टर्स आएंगे, और जब वो आपदाएं आएंगी कहीं ना कहीं एनवायरमेंट इकोलॉजी क्या होगी। इसमें हमें पहले देखना है ये कंसेप्ट आया क्यों, ये अवधारणा आई ही क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है, इस कंसेप्ट की हिस्ट्री क्या रही है, इसका इतिहास क्या रहा है। इन दो से फिर हमें खुद ही जनरेट करना है इसके बेनिफिट क्या है, लाभ, इसके जो है कॉन्स क्या है, हानि क्या है। Get ready! आंसर राइटिंग की बात करें तो अभी कई लोगों में, तुम में फियर है, और फियर के कारण कई लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि कल लिख लेंगे। तो इस कंटेक्स्ट में एफर्ट की कमी नहीं है, कमी है वो अनप्लीजेंट फीलिंग की, जिसके कारण लगता है कि हम तो लिख ही नहीं पाएंगे। और ये बताओ किस किस को ये है फियर? जिनको मैक्सिमम को मैंने जिससे बात की ना, उसको सबसे पहले ये है, डर है, लिखना नहीं आता है। पर लिखना तो तब आएगा ना जब ये ब्रेक होगा। और ये इसलिए है जब हम यूपीएससी के अननोन क्वेश्चंस देखते हैं। नॉन क्वेश्चंस में तो हमें आता है, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, सबको आता है। बट अगर मैं ये कहूं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कुछ नहीं है, अपितु जो पूर्व की थ्योरी है उन्हीं का एक आगे का वर्जन है, फिर कई लोग वहां पर स्टक हो जाते हैं। वो लिखते वही हैं जो वो जानते हैं, क्वेश्चन कुछ भी पूछ रहा हो। और इस फियर में एक हमेशा डाउट रहता है, गुड नहीं है हम, और इस कंटेक्स्ट में हमेशा डाउट रहता है हमारे पास कंटेंट नहीं है, कंटेंट की हमारे पास जो है कमी है। और वो जो है डाउट हमेशा रहता है कि कंटेंट ही नहीं है, कंटेंट नहीं है। और यूपीएससी के क्वेश्चंस में 9 और 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां तुम्हें पता होगा क्या है। जो इन करने के जो क्वेश्चंस हैं वो अदर 10 क्वेश्चंस हैं जहां पर कंटेंट तुम्हें खुद डिराइव करना होगा, एट दैट मोमेंट ओनली, उसी समय वो डिराइव करना होगा। और ये जो आंसर राइटिंग है, ये प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप है, और ये प्रोग्राम फीडबैक का नहीं है, ये प्रोग्राम है एडवाइस का। बिकॉज जब तुम आंसर राइटिंग करते हो, टेस्ट लिखते हो, चेक करवाते हो, तो वहां पर जो है वो प्रॉब्लम सेंट्रिक है, फीडबैक दिया जाता है। फीडबैक हमेशा क्या है, प्रॉब्लम सेंट्रिक है। तुम्हारी कमी क्या है, हम कमी हर में निकाल सकते हैं, हम इंडियंस हैं। बट प्रॉब्लम के बजाय सॉल्यूशन सेंट्रिक होना चाहिए कि तुमने ये लिखा, इसको कैसे लिख सकते हो। बिकॉज पॉइंट हमें भी आता है, पॉइंट जो सिलेक्ट हो रहा है वो भी लिखता है, हमें भी पता वो क्या लिख रहा है। बट हम कई बार क्या करते हैं, इंपॉर्टेंस अगर है, इंपॉर्टेंस की लैंग्वेज में लिखकर कई बार सिग्निफिकेंस लिखने लग जाते हैं। हम कई बार व्हाट हमें आता है, व्हाट वहां लिखना नहीं है, हम लिखने लग जाते हैं क्या की लैंग्वेज, जबकि हमें लिखनी है वहां पर क्यों और कैसे की लैंग्वेज। क्योंकि वहां पर जब हमें आइडेंटिफाई करवाया जा रहा है तो प्रॉब्लम सेंट्रिक बेसिस पर करवाया जा रहा है, न कि सॉल्यूशन सेंट्रिक। थोड़ा मैं आइडिया दे रहा हूं ये प्रोग्राम है क्या, फिर मैं एक अननोन क्वेश्चंस, और आज के इस हफ्ते 3 डेज में एक जनरल टॉपिक जो किसी को पढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए, उसको लेते हुए आंसर राइटिंग का एक इनिशियल थॉट दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट वीक से वी विल स्टार्ट द पॉलिटी, चैप्टर बाय चैप्टर। क्योंकि जनरल है, अगर किसी ने पढ़ा भी नहीं है तो वो आंसर राइटिंग का थॉट आना चाहिए क्या है, और वो अगर थॉट आ गया तो
तुम्हें डिमांड कैच करना, क्वेश्चन अननोन है, तब भी तुम एक दो पॉइंट कैसे जनरेट कर पाओगे? जो तुम्हारी आसपास की सराउंडिंग की ऑब्जर्वेशन है, उस सराउंडिंग की ऑब्जर्वेशन को कैसे यूज कर पाओगे? बिकॉज जब वो अननोन क्वेश्चंस हैं, अननोन क्वेश्चन में उसी तरह का नॉलेज यूज होगा, बुकिश नॉलेज यूज नहीं होगा। और बुकिश नॉलेज का एग्जाम ही नहीं है। लास्ट ईयर यूपीएससी ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया पूछा, क्या किसी के नोट्स में है? मैं अगर आज पूछ लूं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी मेंस का क्वेश्चन, क्या तुम्हारे नोट्स में है? बस लक्ष्मीकांत में एक इतना सा पैराग्राफ पढ़ा होगा। अगर मैं पूछ लो क्वेश्चन आईबीआरडी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, आईबीबीआई, क्या नोट्स में है? नहीं है। एनसीएलटी, एनसीएलएटी, क्योंकि क्वेश्चन वो पूछ रहा है, हमने उसके बारे में केवल प्रीलिम्स का नॉलेज पढ़ा है, बट एक्चुअली उसी प्रीलिम्स के नॉलेज से मेंस का क्वेश्चन होगा अगर वो आंसर राइटिंग का नॉलेज है, बिकॉज उसके बारे में तुम न्यूज पढ़ रहे हो। बट जब तुम पढ़ रहे हो तो हमेशा ये नहीं सोच रहे हो उस न्यूज को यूज कैसे करना है, किस तरह का क्वेश्चन आएगा, और वहां पर प्रॉब्लम है। हम केस स्टडीज पढ़ते हैं लाइक ऑपरेशन परिवर्तन या सद्भावना मिलिट्री का, बट हमें ये नहीं पता यूज कैसे करना है। और जो अननोन क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं तरह की न्यूज से टैकल होंगे, वो इन्हीं तरह की न्यूज से टैकल होंगे जहां तुम्हें खुद इमेजिन करना पड़ेगा। वो ये अप्रोच है। तो यहां पर जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं कि प्रॉब्लम सेंट्रिक और सॉल्यूशन सेंट्रिक बताता हूं। क्वेश्चन है, एथिक्स का क्वेश्चन है, सोशल वैल्यूज आर मोर इंपोर्टेंट देन इकोनॉमिक वैल्यूज, डिस्कस द अबव स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू द इन द कंटेक्स्ट टू इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ ए नेशन। सामाजिक मूल्य आर्थिक मूल्य की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। किसी समावेशी राष्ट्र के संदर्भ में उदाहरण के साथ उपरोक्त कथन पर चर्चा कीजिए। अब कई लोग हैं इसमें क्वेश्चन में शुरुआत वैल्यू पर कर सकते हैं, इकोनॉमिक वैल्यू और सोशल वैल्यू। कई लोग शुरुआत कर सकते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ से, इंक्लूसिव ग्रोथ से। बट जब हम लिखते हैं, जब फीडबैक दिया जाता है तो ये कहा जाता है ये नहीं करना है। बट प्रॉब्लम क्या है, हमें उससे वो आइडिया लगता है, हमें फिर लिखना कैसे है? बिकॉज हमारा थॉट कैसे बनेगा, सॉल्यूशन सेंट्रिक से या प्रॉब्लम सेंट्रिक से? सॉल्यूशन सेंट्रिक से। तो वो आइडेंटिफाई करना है। जैसे ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये थोड़ा गलत है, मतलब यहां पर आंसर राइटिंग में कोई भी तुम्हारा व्हाइट और ब्लैक एरिया नहीं, सब कुछ ग्रे है। तुम्हें ग्रे को व्हाइट लिख करके जाना है, बिकॉज यहां पर फाइट हाफ मार्क्स और 1 मार्क्स की है। फाइट ये नहीं है कि 10 में से तुम्हें 5 मार्क्स लाने हैं, 5 आ गए तो 5.5 कैसे लेके आना है। फाइट वहां पर, और सबसे पहली फाइट है 10 में से 4 लाना, 10 में से 4 लाना। और 4 की जो फाइट है वो है क्वेश्चन की डिमांड, क्वेश्चन की डिमांड पर टिके रहना। बिकॉज जब इस तरह का क्वेश्चन है, लोग इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में लिखने लग जाते हैं। जब इस तरह का क्वेश्चन है तो लोग वैल्यू लिखने लग जाते हैं, इकोनॉमिक वैल्यू और सोशल वैल्यू क्या है, जबकि क्वेश्चन वो है ही नहीं। क्वेश्चन इकोनॉमिक वैल्यू सोशल वैल्यू में है, कॉन्ट्रास्ट है उसमें, बट वो कॉन्ट्रास्ट का एक कंटेक्स्ट है, समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ। तो उस कंटेक्स्ट में क्वेश्चन की जो लैंग्वेज आएगी, वो लैंग्वेज क्या आएगी, लिखने का तरीका क्या होगा, वो भी मैटर कर जाता है, वो भी मैटर कर जाता है। मैंने वैसे एक जनरल क्वेश्चन दिया है, अभी मैं इन्हीं को एक क्वेश्चन के थ्रू, डिमांड के थ्रू, और वो स्टेप्स क्या होंगे, मैं बस एक जनरल आइडिया दूंगा। उसके बाद एक टॉपिक इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, उस पर फिर तुम्हारे पास क्वेश्चंस होंगे लेवल वाइज, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, अराउंड 8 to 9 क्वेश्चंस होंगे। और उसी थॉट को लेते हुए देखेंगे कि डिमांड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, पॉइंट को कैसे सोचते हैं नहीं आते हुए भी, फिर इसको स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, और फिर एक्चुअल में आती है राइटिंग। बिकॉज हमारा जो मेथड है वो है क्वेश्चन रीड किया, लिखने लग जाओ। जब लिखने लग जाते हो तो तुम्हारा पेन रुकता है, तुम्हारा पेन रुकता है, और तुम्हारी राइटिंग क्या आती है, अनस्ट्रक्चर्ड होती है, पैराग्राफ कहीं और कहीं और इसके कारण बहुत ज्यादा टाइम लगता है। वहां पर 2 प्रॉब्लम है, स्पेस की और टाइम की। ना तुम्हारे पास स्पेस है, ना तुम्हारे पास टाइम है। टाइम तुम्हारे पास 7 मिनट है, टाइम, पेज तुम्हारे पास 2 ही पेज है, कटिंग का कोई स्कोप ही नहीं है तुम्हारे पास। बट होना चाहिए
पढ़ते समय ही तुम्हें समझ में आना चाहिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, उसके डिमांड क्या, एग्जैक्ट डिमांड क्या है, जिसको कोर को हिट करना है तुम्हें। उसी पढ़ते समय से ही तुम्हें पॉइंट जनरेट करने हैं कि क्वेश्चन में तुम लिखोगे क्या। अब वो जो पॉइंट जनरेशन है इनिशियल लेवल पर तुम्हारा रैंडम होगा, बट उसे ही हमें सिस्टमेटिक करना है कि हमारा वो पॉइंट जो हम सोच रहे हैं सिस्टमेटिक वे में हम उनको कैसे सोचने लगे। और इसका सबसे पहला बेस है सिलेबस। सबसे पहला जो बेस है वो सिलेबस, उसके बाद सब कुछ है, पिक्स अप्रोच, स्टेपल अप्रोच, लाइफ साइकिल अप्रोच, ये सारी बाद में है। सबसे पहला है सिलेबस और फिर इसी से आपका आंसर आता है। एक्चुअली हमें इस पर कमांड करना है और ये टाइम लेता है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसलिए आंसर राइटिंग किसी को 1 हफ्ते भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है, 4-5 महीने भी लग सकते हैं, सबके लिए टाइम है वो अलग अलग। अब इस कंटेक्स्ट में जो स्टेज है इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। जो हमारी स्टेज है आंसर राइटिंग की, इसमें सबसे पहले हमें फिगर आउट करना है क्वेश्चन की डिमांड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है। तो इसमें तुम सबको पता है कि ये प्रॉब्लम है। अभी निकालना कैसे मैं सिखाता हूं अभी इसको। फिर इसके बाद जो हम आएंगे वो आएंगे कि क्वेश्चन की डिमांड को हमने पता कर लिया है, तो इस कंटेक्स्ट में हम पॉइंट क्या लिखेंगे। बिकॉज यहां पर तुम्हारे पास जो सबसे बड़ा डर है तुम्हें, वो इसका है, कंटेंट का डर है। कंटेंट ही नहीं आता है और इस कंटेक्स्ट में हम अपने ही नोट्स पर बिलीव नहीं करते हैं। और यहीं से आएगा क्वेश्चन में स्ट्रक्चर कैसे बनाना। बिकॉज ये सब कुछ 7 से 8 सेकंड में होना चाहिए और इनिशियली ये हाफ एन आवर ले सकता है और इसके बाद एक्चुअल में आएगा आंसर। और इनिशियल में ये जो प्रैक्टिस करनी है यही प्रैक्टिस करनी है और ये माइंड में होना चाहिए। इनिशियली कॉपी पर होगा जब तुम सीखोगे, बट बाद में कॉपी पर होगा और इसके बाद एक्चुअल में आएगा आंसर। और यहां पर हमें देखना है हमारी लैंग्वेज कैसी है, हम लिख कैसे रहे हैं। कई बार क्या होता है, जब तुम्हें प्रॉब्लम पूछा जाता है रीजन, तुम कई बार उसी में सॉल्यूशन डाल देते हो और तुम्हें पता भी नहीं लगता है। जब सॉल्यूशन पूछा जाता है तुम उसी में कारण डाल देते हो। फिर कई बार तुम्हें यही नहीं पता होता कि आर्गुमेंट लिखना है। आर्गुमेंट और एग्जाम्पल में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, खासकर एथिक्स में, जहां एग्जाम्पल को ही हम समझ लेते हैं कि यही आर्गुमेंट है, जबकि एथिक्स में मार्क्स मिलते हैं आर्गुमेंट पर। कई बार हम कंटेंट के पीछे, वैल्यूएडिशन के पीछे इतना भागते हैं कि आर्गुमेंट तो भूल ही जाते हैं, साइडलाइन कर देते हैं और हम ये समझने लगते हैं कि एग्जामिनर समझ लेगा, जबकि तुम 2 दिन बाद खुद पढ़ोगे पता लगेगा कि मैंने लिखा क्यों है। मतलब वो छोटी छोटी प्रॉब्लम फिर यहां पर आइडेंटिफाई होगी। आंसर कैसे लिखना है, इसी में इंट्रो कैसे लिखना है। अब इंट्रो में हमारी स्टाइल जो है, वो जो हमने स्कूलिंग की है ना, तो उस स्कूलिंग में हम क्या करते हैं, जैसे वो पिछला क्वेश्चन था, हम सीधा इंक्लूसिव ग्रोथ पे डिफाइन करेंगे। बट तुम्हारे पास 150 वर्ड्स है, तुमने प्रीलिम्स क्लियर किया है, उसको पता है कि तुम्हें इंक्लूसिव ग्रोथ आता है। जबकि इंट्रो ऐसा होना चाहिए कि अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन ना पढ़े, इंट्रो पढ़कर ही समझ में आ जाना चाहिए क्वेश्चन क्या है। वो बेस्ट इंट्रो की पहचान है, वो धीरे धीरे होगा। बट ऐसा इंट्रो तुम 20 में से केवल 10 क्वेश्चन में लिख सकते हो, सब में नहीं लिख सकते। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होगी तब। और ऐसे ही है कंक्लूजन में भी। फिर जो पुछल्ले वर्ड है, डिस्कस, कमेंट, क्रिटिकल, अभी उसका टेंशन नहीं लेना है, बिकॉज उन वर्ड से क्वेश्चन की लैंग्वेज आएगी। तुम्हारे क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होगी। क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब क्या है, प्रोज एंड कॉन्स। तो फिर यूपीएससी ने ये क्यों पूछा है, ट्रिपल पी क्या है, ट्रिपल पी के प्रोज एंड कॉन्स का क्रिटिकल एनालिसिस करो। तो मतलब ये क्वेश्चन ही गलत है। 2013 का यूपीएससी का क्वेश्चन है ये। 2015 में क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से आपका क्या समझते हो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के प्रोज एंड कॉन्स का क्रिटिकल एनालिसिस करो। तो मतलब प्रोज का प्रोज, प्रोज का कॉन्स, कॉन्स का प्रोज, कॉन्स का प्रोज।
क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब वो नहीं है। बाद में देखेंगे, वो लैंग्वेज में आएगा। क्रिटिकल एनालिसिस में आपको, चलो अभी बाद में करते हैं। तो इस कंटेक्स्ट में हमारा जो पूरा मेथड होगा वो सिलेबस के थ्रू हम पूरा ये करेंगे, जहां पर नोट्स भी, पर नोट्स वो टॉपिक जो, और तुम्हें इसमें ये सीखना है 1 या 2 पेज का नोट्स है, उसी से सारे क्वेश्चन कैसे होंगे। तो इस कंटेक्स्ट में अगले वीक जो सिलेबस वाइज स्टार्ट करूंगा, सबसे पहले हमेशा मैं कॉन्स्टिट्यूशन करता हूं, इस बार मैं सबसे पहले करूंगा फेडरलिज्म। तो वेडनेसडे को तुम्हें एक बार नोट्स मिल जाएगा, ताकि उससे तुम्हें एक क्लैरिटी भी आएगी कि एक ही नोट से सब कुछ कैसे होता है। और मैं टारगेट भी दूंगा, क्योंकि हर वीक अगले वीक का जो होगा वो तुम्हारे पास टारगेट रहेगा, ये पढ़ना है, बिकॉज उससे तुम्हारा सिलेबस कवर होगा। और इसी में तुम्हें सीखने को यह भी करना है कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। इस एग्जाम में 90% छोड़ना है जो हम पढ़ते हैं, और 10% ही गेन करना है, बिकॉज यहीं से सिलेक्शन है। इस 90 से हमारा 10 याद नहीं रहता है। और चीजों को एक ही पॉइंट को मल्टीपल पर्सपेक्टिव में कैसे सोचना है, एक ही पॉइंट बहुत सारे क्वेश्चन में कैसे यूज हो सकता है। और अल्टीमेटली आंसर राइटिंग का मतलब यही है, यूज कैसे करो। हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, बट एनसीईआरटी में हम कार्टून को छोड़ देते हैं, जबकि हर कार्टून से यूपीएससी का मेंस का क्वेश्चन है, हर कार्टून से मेंस का क्वेश्चन है पॉलिटी में। जब उसने फ्रांस क्या सीख सकता है इंडियन सेक्युलरिज्म, कार्टून में क्वेश्चन है वो, उसको यूज कैसे करोगे, इसी से नोट्स। और सबसे मेन है ये, देखो ये आंसर राइटिंग वो नहीं है कि तुम्हें डिक्टेशन, तुम्हारा थॉट खुद का कैसे खुलेगा। तुम्हारे पास अननोन क्वेश्चन है तो उसका आंसर कैसे आएगा वो। तो अभी मैं पहला इंटरलिंकिंग और रिवर्स जनरल टॉपिक नहीं ले रहा हूं, एक अननोन क्वेश्चन ले रहा हूं, बिकॉज तुम सब लोग कहीं ना कहीं पढ़ चुके हो, एक बार तुमने पढ़ा हुआ है, और पढ़ा हुआ है और नहीं भी पढ़ा हुआ है तब भी वो क्वेश्चन पढ़कर नहीं होगा जो यूपीएससी का क्वेश्चन है। उससे मैं बताता हूं कि हमारा जो प्रोसेस हमें सीखना है कि क्वेश्चन की डिमांड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्वेश्चन में फिर पॉइंट कैसे जनरेट करते हैं, क्वेश्चन का फिर माइंड में स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली ये आ गया आंसर आ जाएगा। तो वो क्वेश्चन तुम्हारी टेस्टिंग के लिए नहीं है, वो क्वेश्चन है कि ये एक्चुअल मेथड वर्क करता है कि नहीं करता है। और इसी को कंसोलिडेट करना है जो तुम्हारे पास टॉपिक है इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स से। 3 दिन वो थॉट कंसोलिडेट हो, और धीरे धीरे टॉपिक से ही थॉट कंसोलिडेट होगा। जब बार बार तुम उसी डायरेक्शन में सोचोगे, उस वे में ही उसको कैच करने की कोशिश करोगे। क्लियर? ये क्वेश्चन है, 5 मिनट का टाइम है, आइडेंटिफाई करो डिमांड क्या है। फिर मैं बताऊंगा कि इसको डिमांड को निकालना कैसे, प्रोसेस क्या होगा निकालने का। देखो हमारा माइंड ट्यून किस लिए, कॉम्प्लेक्स वे में सोचने के लिए, सिंपल वे में सोचने के लिए। सिंपल वे में अगर मुझे कहे, मुझे जीडीपी नगर जाना है, कोई कहे कि तुम सीधा यहां से जो है ना राइट ले लेना, ऑटो ले लेना, ऑटो के बाद बस पहुंच जाओगे वहां पर, बट कोई ये सीधा बताए यहां से नीचे उतरो, राइट लो, फिर राइट लो, आगे जाओगे चौक आएगा, बस स्टैंड है, वहां से ऑटो लो, आगे जाओ, उतारेगा, सामने है। मेरा माइंड किस में ट्यून्ड है, पहले वाले में, सेकंड वाले में। और ऐसे क्वेश्चन के लिए तुम्हें माइंड को ट्यून करना पड़ेगा। हाफ क्वेश्चन, देखो वही मैं आइडेंटिफाई करना, क्योंकि यहां जब तुम पढ़ रहे हो ना, क्वेश्चन को 1 गो में पढ़ रहे हो, क्वेश्चन को ब्रेक नहीं कर रहे हो, तुम्हें यही नहीं पता कि कौन से वर्ड को किससे रिलेट करना है। पॉइंट है, मैंने क्वेश्चन की डिमांड पूछी।
देखो, सबसे मैंने बोला पहले, मैं इसी को 2-3 दिन तुम्हें इससे पता लगेगा। क्वेश्चन की डिमांड, क्वेश्चन की डिमांड को फाइंड आउट करने के लिए वहां 1 सेकंड में तुम्हें फाइंड आउट करनी है। और क्वेश्चन की डिमांड तुम जिस तरह आइडेंटिफाई करोगे, जिस तरह शब्दों को देखोगे तुम, और जिस तरह शब्दों में तुम संबंध, रिलेशन बनाओगे, वहीं से तुम्हें क्वेश्चन का आंसर भी पता लगेगा। और वही पर्सपेक्टिव है देखने का क्वेश्चंस को। बिकॉज डिमांड के बाद तुम्हारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है, लिखूंगा क्या, पॉइंट्स कहां से आएंगे, मैंने तो पढ़ा ही नहीं। बिकॉज सबसे बड़ा फियर, तुम में से कई लोग जब यूपीएससी के 2 साल तैयारी करते हैं, यूपीएससी के क्वेश्चन इसलिए नहीं देखते हैं, डर लग रहा है, पढ़ तो लिया है, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है, लिखेंगे क्या। जबकि पॉइंट्स हमारे पास में है, हम क्वेश्चन को एक सिंपल वे में नहीं सोच रहे हैं, और डिमांड के साथ साथ हमें यही समझ में नहीं आ रहा है लिखें क्या। जबकि इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे पास है, जो तुमने फील किया है, और इसका नॉलेज किसी बुक्स में नहीं है, बुक्स में है ही नहीं। जो चाहे इस बार मेंस दे रहा हो, उसको ही नहीं पता इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन अननोन, फिर कुछ भी आएगा। तो उसके लिए तुम्हें पार्ट बाय पार्ट शुरू में डिमांड और पॉइंट पर बहुत ज्यादा कंट्रोल करना है। मैंने एक रैंडम क्वेश्चन लिया है, इसी थॉट को कंसोलिडेट करवाऊंगा इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स से, जहां वो तुम्हें थॉट कंसोलिडेट होगा। जब ये क्वेश्चन है तो सबसे पहले तुम्हें डिमांड आइडेंटिफाई करनी है। डिमांड को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन में तुम्हें कीवर्ड को देखना है, वो कीवर्ड्स क्या है जिसको अटैक मारना है। और इन कीवर्ड्स को शुरू में तुम्हें कॉपी पर अलग अलग लिखना है, मैं भी समझाऊंगा वो। जैसे इस क्वेश्चन में जो है, पहला है सुभेद्य वर्ग, वल्नरेबल सेक्शन, कीवर्ड है एक। अब वल्नरेबल सेक्शन के लिए आप क्या कर रहे हो, कल्याण योजनाओं को क्या कर रहे हो, कार्यान्वित कर रहे हो। तो आप जो है वेलफेयर स्कीम जो है इंप्लीमेंट कर रहे हो। अभी जो वेलफेयर स्कीम है उनका निष्पादन जब कर रहे हो, तो वो जो है इतनी क्या नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस नहीं। अब ये परफॉर्मेंस नहीं है, तो उसमें इसने बोला है इसका कारण है जागरूकता न होना, उसका कारण है नीति प्रक्रम की सभी अवस्थाओं पर उनके सक्रिय तौर पर सम्मिलित न होने, तो वो है इफेक्टिव नहीं है, absence of their awareness and active involvement in all stage of policy process। अभी तुमने अंडरलाइन कर दिया है, बट फिर भी एक कॉम्प्लेक्सिटी है। शुरू में जब तुम सीख रहे हो, तुम्हें कीवर्ड्स को अलग से कॉपी पर लिखना है, और इन कीवर्ड्स के बीच में तुम्हें रिलेशन बनाना है, बिकॉज वो तुम्हें रिलेशन समझाएगा कि तुम इस क्वेश्चन को कैसे सोच रहे हो, तुम क्वेश्चन में पॉइंट कैसे ला सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन था, तो पहला वर्ड है वल्नरेबल सेक्शन, सुभेद्य वर्ग। अब जो सुभेद्य वर्ग है, तो इसमें था परफॉर्मेंस जो है ऑफ वेलफेयर स्कीम, जो आपकी विभिन्न नीति है उनकी क्या नहीं है, प्रभावशीलता नहीं है। तो ये वल्नरेबल सेक्शन के लिए क्या हो रही है, यहां पर लिंकिंग जो वर्ड है वो क्या है, इंप्लीमेंट हो रही है। अब 2 वर्ड और हैं, अवेयरनेस जागरूकता, फिर है सम्मिलित ना होना, नॉन इन्वॉल्वमेंट। कहां पर नॉन इन्वॉल्वमेंट, इनका सम्मिलन नहीं हो रहा, कहां पर, ऑल स्टेजेस ऑफ पॉलिसी प्रोसेस, यही है नीति प्रक्रम की सभी अवस्थाओं पर। अब इस क्वेश्चन ने क्या पूछा है, वल्नरेबल सेक्शन के लिए स्कीम्स है। अब ये स्कीम जो है इनइफेक्टिव है या वो फेलियर है। फेलियर के 2 कारण है, क्या, अवेयरनेस, जागरूकता नहीं,
फिर दूसरा कारण है सभी स्टेज पर उनकी क्या नहीं है, भागीदारी नहीं। तो मुझे बस सिंपल आंसर करना है, ये फेल है, परफॉर्मेंस नहीं है। इसका रीजन क्या है, अवेयरनेस। कैसे, अगर मैं कैसे लगा तो मुझे आंसर आएगा। मैं यहां यस, हाउ एंड व्हाई, कैसे। क्वेश्चन सिंपल, वल्नरेबल सेक्शन, उनके लिए विभिन्न स्कीम्स हैं। ये वर्ड किससे जुड़ा हुआ है, इससे। ये दो वर्ड किससे जुड़े हुए हैं, स्कीम्स के फेलियर्स। तो यहां पर सिंपल तुम्हें समझ में आ रहा है, मुझे क्वेश्चन इतना ही पूछ रहा है, वल्नरेबल सेक्शन के लिए विभिन्न स्कीम है, वो फेल हो रही है, उसके दो कारण हैं। अब बहुत से कारण हो सकते हैं, बट क्वेश्चन ने मुझे पूछा है दो कारण है, अवेयरनेस और इन्वॉल्वमेंट। अब तुम इन वर्ड को बहुत अलग से देखोगे तो तुम्हें खुद ही पॉइंट नजर आएंगे। अगर तुम क्वेश्चन में सिंपल इस क्वेश्चन को ही देखोगे, तुम अवेयरनेस के लिए केवल एक ही व्यक्ति को जोड़ोगे, लोग, कौन, सुभेद्य वर्ग। बट जब तुम इसको अलग लिखोगे, तुम उस व्यक्ति को भी जोड़ोगे, तुम ब्यूरोक्रेसी को भी जोड़ दोगे, ब्यूरोक्रेसी को भी क्या नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। जब तुम इस तरह सोचोगे, तब तुम जो नोबेल पुरस्कार पढ़ते हो, न्यूज पेपर पढ़ते हो, वहां से लिंक करोगे। जैसे डफलर, अभिजीत बनर्जी की वाइफ को जानते हो, जिनको नोबेल मिला है इस साल। उनका एक्सपेरिमेंट किस पर है, रैंडम ट्रायल पर है। उनका एक्सपेरिमेंट किस पर है, अवेयरनेस पर है, ब्यूरोक्रेसी उसमें। जब तुम इस तरह सोचोगे, वो न्यूज तुम कलेक्ट करोगे। अदरवाइज तुम क्या न्यूज पर पढ़ ही रहे हो, उसको यूज करना नहीं जानते हो। जबकि उस तरह की न्यूज तुम्हें आंसर में जो है मार्क्स औरों से अलग करवाएगी। क्वेश्चन को जब तुम देख रहे हो, अवेयरनेस में केवल और केवल सोचोगे क्या, नहीं तो केवल वो व्यक्ति, उसको अवेयरनेस नहीं। पर तो यहां अवेयरनेस में उसने कलेक्ट नहीं किया। तुम कोई भी एक्टर ले सकते हो। एक्टर क्या है, ब्यूरोक्रेसी भी इंपॉर्टेंट है, ब्यूरोक्रेसी को अवेयरनेस ही नहीं है। क्या अवेयरनेस, उसकी मेन प्रॉब्लम क्या है, देखो देखो क्या लिखा है, दे आर लिखा ही नहीं है वर्ड, इसमें मिट जाएगा ये। एब्सेंस ऑफ अवेयरनेस, देयर वर्ड है वेलफेयर स्कीम के लिए। एब्सेंस, ये देयर जो वर्ड है वो इसके लिए नहीं है, वल्नरेबल सेक्शन के लिए नहीं है। वेलफेयर स्कीम दैट आर इंप्लीमेंट फॉर वल्नरेबल सेक्शन इज नॉट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ देयर अवेयरनेस। तो देयर अवेयरनेस, ये देयर अवेयरनेस किसके लिए, स्कीम के लिए आएगा ना। ये जागरूकता क्या सुभेद्य वर्ग की आएगी, नहीं, वल्नरेबल सेक्शन के लिए आएगी ना। तो देयर वर्ड लिंक किससे होगा, इससे होगा। जैसे तुम्हें यह पता है कि तुमने लोगों के लिए घर बनाए, स्लम में जो रह रहे, और वो घर कहां बने हैं, द्वारका और इधर। उनको काम कहां करना है, जैसे मुगलनगर वगैरह एरिया में। तुमने क्या माना, ब्यूरोक्रेसी ने, घर बना दोगे क्या करेंगे, घर में रहने लग जाएंगे और आना जाना करेंगे। क्या वो घर का यूज कर रहे हैं, कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्यों। ऐसे ही तुमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चलाया, उससे पहले भी तुम्हारी स्कीम चल रही थी। या स्वच्छ भारत अभियान चलाया, स्वच्छ भारत अभियान से पहले भी तुम्हारा चल रहा था निर्मल भारत पुरस्कार। वो निर्मल भारत पुरस्कार सफल क्यों नहीं हुआ। फिर अभी स्वच्छ भारत अभियान भी जब चल रहा है, तो उसमें भी क्या प्रॉब्लम है, किस एरिया में क्या प्रॉब्लम है। तो जब वो तुम इस तरह सोचोगे तो तुम्हारे पास पॉइंट्स आएंगे। अदरवाइज तुम क्वेश्चन को वन को में देख रहे हो, तुम डर जा रहे हो, पॉइंट ही नहीं, पॉइंट ही नहीं। तो तुम्हें सबसे पहले क्वेश्चन के कीवर्ड्स को देखना, यही मुझे सिखाना है स्टेज वाइज, कि वो दिमाग में फिट हो और ऐसे क्वेश्चन को तुम कर पाओ। और यही क्वेश्चन है मार्क्स, और तुम्हें इन करवाएंगे। अदरवाइज तुम 350 पर स्टक हो जाओगे, 350 360 पर स्टक हो जाओगे। इन जो है ऐसे क्वेश्चन या ऐसे क्वेश्चन जहां कोई आंसर नहीं है, जहां आंसर ही नहीं है, कहीं कुछ भी ढूंढते रहो, किसी बुक्स में आंसर नहीं होगा, कोई टीचर भी नहीं पढ़ा सकता, भले मैं ही क्यों ना हूं। तुम्हें ऑन द स्पॉट सोचना होगा, और वो ऑन द स्पॉट आएगा जब तुम पढ़ रहे हो। पढ़ते पढ़ते सोच रहे हो यूज कैसे होगा। सबसे पहला तुम्हारा काम है कीवर्ड। मैं भी सिंपल समझाता हूं स्टेज वाइज लेके हुए। कीवर्ड के बीच में क्या बनाना है, रिलेशन। और रिलेशन वर्ड में तुम्हें व्हाट के प्लेस पर अपने डिक्शनरी में लाना है हाउ एंड व्हाई, हाउ एंड व्हाई।
और उस ट्यून में सोचना है। जैसे यहां पर इस क्वेश्चन में अगर तुम इतना सोच लगो कि वल्नरेबल सेक्शन की स्कीम फेलियर है, रिजन अवेयरनेस कैसे, अदरवाइज जब तुम इस क्वेश्चन को देख रहे हो ना, तुम सोचने लग जा रहे हो फेल हो रही है, इसके सारे रीजन तुम्हें बताने, जबकि क्वेश्चन खुद बोल रहा है 2 कारण फेल है, वो बता दो। अब तुम्हें पता है बहुत से कारण है, इसलिए नहीं पूछा है, तुम्हें देना है तो इंट्रो में देके आओ ना कि फेल हो रही है। अब उसने पूछा फेल हो रही है, जो फेल हो रही तुम अज्यूम क्या कर लोगे, फेल हो रही है, अज्यूम कर लोगे, डाटा लेके आओ, फेल हो रही है, कोई स्कीम है, फेल हुई है, और इस तरह का तुम न्यूज़पेपर में पढ़ते हो। क्योंकि अगर फेल हो रही है तो तुम्हारे पास वहां पर डाटा ही नहीं आएगा, तुम सोच ही नहीं पाओगे फेल हो रही है, बिकॉज फेल हो रही ये भी लिखा तो तुम्हें वहां एग्जाम में कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे, क्वेश्चन को ही बोलना पड़ेगा क्वेश्चन ही रॉन्ग है, मैं जो बोल रहा हूं वो सही है, बिकॉज मेरे पास उस तरह का क्या है, डाटा है। तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, भारत में जनसंख्या वृद्धि कारण गरीबी है या गरीबी का बढ़ने का कारण जनसंख्या वृद्धि है, पॉपुलेशन का बढ़ने का कारण पॉवर्टी है या पॉवर्टी है कारण किसका, पॉपुलेशन का। क्रिटिकल एनालिसिस करो, मैं कहूंगा दोनों ही गलत है अगर मेरे पास उस तरह का डाटा है तो, अगर मेरे पास उस तरह का डाटा है तो पॉवर्टी ना पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ना पॉवर्टी, हाफ ट्रूथ है वो। एग्जाम में एक्चुअल में हम उस तरह का थॉट ला ही नहीं पाते हैं, बिकॉज हम फ्री नहीं सोचते हैं, हम बहुत बाउंडेड सोचते हैं, जो मेरे नोट्स में वही आंसर है, जबकि आंसर राइटिंग इज फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज। जब वो सीख जाओगे डर भागेगा, जो मेरे पास मुझे आता है मुझे उसको प्रूव करना है, वहां पर क्वेश्चन में वर्ड्स को मुझे लिंक करना है, तब वो कॉन्फिडेंस आएगा और तब इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और अल्टीमेटली आंसर राइटिंग में तुम्हें इस तरह के क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करना है। 5 या 6 क्वेश्चन होंगे ऐसे पेपर 2 में। तो सोशल जस्टिस तुमने कैसा भी पढ़ा हो, क्वेश्चन यूपीएससी का हमेशा अलग होगा, देखना क्वेश्चन वहां। जब तुम्हें आंसर राइटिंग आई समझ में आएगा यूपीएससी कुछ नहीं कर रहा है, 4 या 5 वर्ड से खेल रहा है। तुम अगर सोशल जस्टिस देखोगे वो हमेशा इस वर्ड से खेल रहा है, अवेयरनेस से, जागरूकता से हमेशा खेल रहा है। वो एक वर्ड वो जो हमेशा खेल रहा है, सेंसिटाइजेशन, संवेदनशीलता से हमेशा खेल रहा है वो। 13 से 23 के क्वेश्चन उठाना, हर जगह एक वर्ड है उसका सोशल जस्टिस में। अगर तुम्हें इसका ही मीनिंग खुल गया, इसके ही रिस्पॉन्स जनरेट कर लेंगे, वो कुछ भी पूछे आंसर आएगा तुम्हारा। वो है आंसर राइटिंग। अल्टीमेटली तुम्हें वो सीखना है कि तुम उसे करना है कैसे। ठीक है, ये तो हो गया जनरल। अब मैं टॉपिक के थ्रू वो तुम्हें समझाता हूं ताकि तुम्हारा थॉट कंसोलिडेट हो, और वो फिर पेपर वाइज क्या होगा, कंसोलिडेट होगा। क्लियर? आधों को भी समझ में नहीं आएगा, तीसरे दिन मैं वापस लूंगा इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को भी लूंगा और इस क्वेश्चन को भी लूंगा, जब तुम थोड़ा बहुत सीख जाओ। दोनों ही पेपर 2 के क्वेश्चन। और ये अगर आएगा तो पेपर 4 तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा, जहां पेपर 4 में केवल और केवल तुम्हारे पास टेबल्स प्रिपेयर होनी चाहिए। अगर टेबल प्रिपेयर है आंसर आ जाएगा, नहीं तो पेपर 4 सबसे टफ है। और पेपर 4 में भी मैं तुम्हें केस स्टडीज भी सिखाऊंगा, अप्रोचेज, 6 या 7 अप्रोच। बिकॉज अभी हम लिख रहे हैं केवल और केवल स्टेक होल्डर अप्रोच, जबकि वहां जस्टिस अप्रोच है, कॉमन गुड अप्रोच है, आपका डेंटोलॉजिकल तो है ही है वहां पर, और इस तरह की बहुत सारी अप्रोचेज हैं जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज की हैं। वो सीखना है, आर्गुमेंट कैसे बनाना है। क्लियर? मैं टॉपिक लेता हूं और तुम्हें लास्ट में मैं समझा भी दूंगा आगे हमें पढ़ना है क्या है। पहला टॉपिक है तुम्हारा इंटरलिंकिंग ऑफ फ्री वर्ड्स। दोनों नोट्स तुम्हारे पास होंगे, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। अभी जो मैं समझाऊंगा उसे तुम्हें समझने का तरीका भी याद रखना है। अभी क्या होता है, जब हम टॉपिक पढ़ते हैं, हम टॉपिक का इतिहास पढ़ते हैं, फिर हम टॉपिक में रटने की कोशिश करते हैं कारण क्या है, सॉल्यूशन क्या है, और उसी को हम रट्टा मारते हैं। जबकि हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि अगर टॉपिक है, टॉपिक की हमें फिलोसॉफी अगर पता है, फिलोसॉफी,
तो हमें खुद जनरेट करना आना चाहिए इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, और वही अप्रोच तुम्हें सीखनी है पढ़ने के कंटेक्स्ट में भी। तो जनरल टॉपिक है 2 या 3 दिन यही डिमांड, पॉइंट और स्ट्रक्चर के लिए, और तुम्हारे पास इस कंटेक्स्ट में जो है क्वेश्चंस भी होंगे। 5 क्वेश्चन तो इसी पहले सेकंड पेज पे ही होंगे, सेकंड पेज पर फिर लेवल 2 और लेवल 3 के क्वेश्चन होंगे, और सारे क्वेश्चन एक ही नोट से होंगे। हमेशा मैं आंसर राइटिंग की शुरुआत वाटर से करता हूं, बट पुराने जो स्टूडेंट मेंस लिख रहे हैं उन्होंने कहा सर वाटर सबके लिए टफ पड़ जाएगा, इसलिए फिर मैं टॉपिक थोड़ा हल्का लेके आया हूं, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, ताकि उस थॉट को तुम सीख सको और वो कंसोलिडेट होगा फिर पेपर वाइज। क्वेश्चन अभी देखते हैं। इससे तुम्हें एक पढ़ने का तरीका भी सीखना है। इसमें हमें पहले देखना है ये कंसेप्ट आया क्यों है, ये अवधारणा आई ही क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है। फिर इस कंटेक्स्ट में इस कंसेप्ट की हिस्ट्री क्या रही, इसका इतिहास क्या रहा है। फिर इन दो से फिर हमें खुद ही जनरेट करना है इसके बेनिफिट क्या हैं, लाभ, इसके जो है कॉन्स क्या है, हानि क्या है। ये तो हो गया पढ़ने का तरीका। बट क्वेश्चन यहां से बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, और इसी कंटेक्स्ट से क्वेश्चन होगा। बट सबसे पहले जब भी तुम टॉपिक पढ़ते हो तुम्हारा पढ़ने का तरीका बस यहीं स्टक हो जाना चाहिए। अगर यह आता है यह भी आएगा और ये ऑटोमेटिक आएगा। ये और ये ऑटोमेटिक आने चाहिए, ये धीरे धीरे तुम्हें सीखने को मिलेगा। से इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स कंसेप्ट यह है कि हमारा जो ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का और जो हमारा नॉर्दर्न पार्ट है, यहां पर हमेशा सरप्लस रहता है पानी का, और इस कंटेक्स्ट में ये रीजन जो ड्राई रहता है या ये रीजन जो ड्राई रहता है, इस सरप्लस वाटर को हम ट्रांसफर कर दें। तो बेसिक कंसेप्ट जो है नदियों को जोड़ने में, इंटरलिंकिंग और रिवर्स में, एक रीजन हमेशा मेरा सरप्लस है जहां बाढ़ आती है, फ्लड आती है। दूसरा रीजन मेरा डेफिसिट है जहां क्या है, सूखा है। सरप्लस को मैं क्या कर दूं, ट्रांसफर कर दूं। और इसी कंटेक्स्ट में सबसे पहले ये कंसेप्ट 1919 में सर आर्थर कॉटन ने दिया था कि हमें रिवर लिंकिंग करना चाहिए। फिर इंडिपेंडेंस के बाद दिनशा वाचा उन्होंने कंसेप्ट प्रपोज किया। फिर 1972 में हमने नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी का गठन किया था, जिसने एक अप्रोच दी थी, गार्लैंड अप्रोच। हिमालयन पेनिनसुलर रिवर्स को अलग कनेक्ट किया जाए और पेनिनसुला जो प्रायद्वीपीय भारत उनकी रिवर्स को क्या किया जाए, अलग कनेक्ट किया जाए। और इसी का रिसेंट एग्जांपल हमने 2014 में बेन और केतवा को क्या किया था, केन और बेतवा को क्या किया था, लिंक किया था। और इसी कंटेक्स्ट में छोटे छोटे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो इस कंसेप्ट का बेसिक जो है, सरप्लस वाटर को क्या करना है, ट्रांसफर करना, कहां पर, डेफिसिट रीजन की तरफ। और इस कंटेक्स्ट में 1919 दिनशा वाचा, 1972 और फिर 2006 में भी आपका कुछ हुआ। ये पूरा क्या है, इतिहास। अब होता क्या, जब हम पढ़ते हैं तो हम पूरा पढ़ने लगते हैं 1919 में क्या हुआ, हम पूरा पढ़ने लगते हैं दिनशा वाचा का कंसेप्ट क्या था, हम पूरा पढ़ने लगते हैं 1972 का कंसेप्ट क्या था, हम पूरा पढ़ने लगते हैं 2006 में क्या हुआ था, पर लगा 5 पेज वहीं खत्म हो गए। जबकि यूपीएससी कभी पूछेगा ही नहीं
वो 72 में क्या हुआ था, 2006 में क्या हुआ था। तुम्हें तो बस क्रक्स याद रखना है, ये हुआ था। बिकॉज वो क्रक्स केवल और केवल आंसर में यूज होगा सुपरफिशियल लेवल पर। वो एक्चुअल में पूछेगा इंटरलिंकिंग रिवर के कंसेप्ट पर ही, कि कंसेप्ट में ही फॉल्ट क्या है, या कंसेप्ट में लाभ क्या है, या कंसेप्ट की हानि क्या है, या फिर वो इस कंसेप्ट को किसी एक पर्टिकुलर डायमेंशन से जोड़ेगा। जैसे एक तो क्वेश्चन हो गया इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, उसके लाभ क्या है। एक क्वेश्चन हो गया इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, उसके सोसाइटी को लाभ क्या है। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, उसके इकोनॉमी को लाभ क्या है। जबकि हम लिखते समय भूल जाते हैं, हम सारा लिखने लगते हैं लाभ क्या है। तो सबसे पहले हमें बस यही जाने कंसेप्ट ही क्या है, इसका इतिहास क्या है, ये लाए क्यों है। क्योंकि हम जब टॉपिक पढ़ते हैं बस पढ़ने लग जाते हैं, हम रीजन नहीं जानते। तो तुम्हें जब भी कोई टॉपिक पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है उसका फिलोसॉफी, वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक आया ही क्यों है, उस टॉपिक का बैकग्राउंड क्या है। बिकॉज वो अगर क्लियर होगा तो ये सारी चीजें क्लियर होगी। जिसको हम रट्टा मारते हैं, इनको हम रट्टा मारते हैं कि कोई हमें 15 से 20 पॉइंट दे दे, वो याद ही रहेंगे क्या? याद रहेंगे? बताओ, रहेंगे? नहीं रहेंगे ना। ये पॉइंट हमें ही जनरेट करने बस इसी से, और धीरे धीरे यही सिखाना आंसर राइटिंग में। देखो, आंसर राइटिंग का मतलब केवल लिखना नहीं है, वो थॉट प्रोवोकेशन से खुद ही पॉइंट जनरेट करना। बिकॉज कई लोग आंसर राइटिंग मतलब समझते हैं बस लिखना है, 10 क्वेश्चन लिखने काम हो गया, वो रट्टा है। अननोन क्वेश्चन दूंगा तो जब अननोन क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या होगा? नहीं होगा ना। इसी से पढ़ने का तरीका भी, उसी से यूज करने का तरीका भी सीखना है। मैंने बस इतना पढ़ाया अभी। इंटरलिंकिंग और रिवर का कंसेप्ट यह है, मेरे एक तरफ सरप्लस वाटर है, उस सरप्लस वाटर और दूसरी तरफ मेरा डेफिसिट है जहां बारिश नहीं। वेस्टर्न में मेरी बारिश नहीं है, ईस्टर्न में मेरी क्या है? बारिश है। मेरे साउथ में बारिश नहीं है, नॉर्थ में क्या है? बारिश है। सरप्लस को मुझे क्या करना है? कनेक्ट करना है डेफिसिट रीजन की तरफ। और इस कंटेक्स्ट में 1919 से कंसेप्ट का प्रपोजल रखते आया है, और लास्ट टाइम ये कंसेप्ट मैंने जो इंप्लीमेंट होते हुए देखा है, वो कब देखा है? 14 केन बेतवा। खत्म। ना मैंने अभी ये पढ़ाया, ना मैंने अभी ये पढ़ाया। मैंने बस ये दो, और वो भी कितना 10 लाइन में समेट दिया है। वही तुम्हारे पास एक पैराग्राफ होगा, यहां से लेकर यहां तक, इतना ही होगा। केएल राव की स्कीम भी होगी। आर्थर कॉटन है, उसके पहले दिनशा वाचा है, दिनशा के बाद केएल राव है। अब आर्गुमेंट्स क्या है फेवर में, अपोज में क्या, अभी मैं नहीं बता रहा हूं, हमें खुद ये जनरेट करने। नहीं, ये इंट्रोडक्शन है ही नहीं, ये केवल पॉइंट है, ये कंटेंट है। इंट्रोडक्शन वगैरह क्या होगा हम अभी सोचेंगे। अब मैं आ रहा हूं डिमांड, पॉइंट जनरेट करना, और स्ट्रक्चर, और फिर आंसर। ये अभी नहीं समझाया है, ये क्वेश्चन के थ्रू तुमसे निकलवाऊंगा और तुमसे वो सोचने का तरीका बताऊंगा, और 3 दिन वही थॉट जनरेट करना है। आज पहला काम करूंगा डिमांड पर, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, इसी में लेवल 1 में क्वेश्चन होगा ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यूपीएससी का है 2017 का, ऑल्दो लेवल 2 का क्वेश्चन है, लेवल 2 है। इस क्वेश्चन में कीवर्ड अंडरलाइन करो, बताओ क्वेश्चन का डिमांड क्या है और क्या तुम सोच सकते हो। लेवल 2 नहीं, जो नोट्स हैं, नोट्स में लेवल 1 में पहला क्वेश्चन, नोट्स नहीं। कीवर्ड उनको कॉपी में लिखो एक बार। पॉइंट भी सोचो, तुम लोग पॉइंट सोचो, तुम इन लोगों से आगे हो। कीवर्ड क्या है क्वेश्चन का?
पार्ट बाय पार्ट सोचो, बहुत धीरे धीरे। बहुत साल पहले क्या नहीं था? नदी जोड़ने की अवधारणा क्या नहीं थी? अवधारणा थी, ये नहीं अलग है, लेकिन यह देश में वास्तविकता बन रही। बहुत साल पहले नदी जोड़ने की अवधारणा थी, केवल अवधारणा थी। नहीं, यूपीएससी का हिंदी गलत है। अब देखो यहां पर कीवर्ड है बहुत साल पहले। बहुत साल पहले क्या था? नदी जोड़ो क्या था? अवधारणा थी। अब यहां से बहुत कुछ होगा। नदी जोड़ो, रिवर लिंकिंग, ये अवधारणा थी। कब तक? बहुत साल पहले। यही इससे लिंक है। अब क्या हो गया है? प्रेजेंट में रियलिटी क्या हो गया? नेक्स्ट कीवर्ड। अब इस कंटेक्स्ट में रिवर लिंकिंग के क्या लाभ और रिवर लिंकिंग के प्रभाव किस पर? तो यहां पर मुझे बेनिफिट, मुझे प्रभाव। अब ये प्रभाव भी एक्चुअल में तुम्हें वहां पर एग्जाम में आंसर 11 मिनट में तो 250 वर्ड्स का, 7 मिनट में 150 वर्ड्स का, बट तुम्हें आंसर 3 मिनट में भी लिखना आना चाहिए, तुम्हें आंसर 5 मिनट में भी लिखना आना चाहिए, तुम्हें आंसर 7 मिनट में भी लिखना आना चाहिए, तो पेपर छूटेगा। जब वो है तुम्हारी, जब इस तरह की प्रैक्टिस होगी, तुम्हें पता लगेगा क्वेश्चन का कोर क्या है जो हिट करना है। जब तुम इस तरह करोगे तुम्हें पता लगेगा क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन में क्या डालना है। टाइम नहीं है तो इंट्रोडक्शन कैसे उड़ाना है, हेडिंग क्या देनी है, आंसर कैसे लेके आना। जैसे ये क्वेश्चन है जोड़ा, ये वाला जो पार्ट है, डिमांड क्या समझ में आ रही है? मुझे इतना बताना है रिवर लिंकिंग कि मुझे लाभ बताना है, रिवर लिंकिंग क्या बताना है? प्रभाव। ये जो है क्वेश्चन का कोर डिमांड नहीं, ये क्वेश्चन का इंट्रो है। जब ये क्वेश्चन का इंट्रो है तो मुझे जितना मैंने पढ़ा है एक पैराग्राफ से वो लिंक करना आना चाहिए। जो छोटा सा वो पैराग्राफ है तुम्हारे पास जो मैंने समझाया, उसका कौन सा पार्ट यहां आ सकता है? वास्तविकता में हो गया केन बेतवा, अवधारणा थी 1919, फिर केएल राव, जो भी। तो यूपीएससी ने क्या बहुत डीप में पूछा? बस उसको छू कर निकलना है, छू कर, और इसी से तुम्हारा इंट्रो बनेगा। 1919 का कंसेप्ट, फिर केएल राव, और ये कंसेप्ट जो अवधारणा ही बनकर रह गया था, केन बेतवा लिंक के बाद ये रियलिटी बनते जा रही, और इसके निम्न लाभ हो गया। क्योंकि इस तरह जब करोगे तुम्हारा फियर जो है ना टूटेगा। बिकॉज मुझे फियर जो तोड़ना है तो ये आंसर नहीं लिखवाना, पहले 4 लाइन लिखवानी। वो 4 लाइन जब लिखने को आ जाएगा तुम्हें पता रहेगा हाँ सही सोच रहा हूं, वो फियर ब्रेक होगा। अभी फियर इसलिए है क्वेश्चन लिखना है, जबकि अगर फियर ब्रेक होगा तुम छोटा सा अगर लिखोगे समझ में आएगा करना है क्या है। ये तुम्हें एक्चुअल में करने में मदद करेगा। इससे तुम्हें क्या होगा, मुझे लिंक क्या करना है, मैंने जो पढ़ा है वो कौन सा वर्ड लेके आना है। डिमांड समझ में आई? डिमांड मुझे एक पूछा गया इसने, लाभ और प्रभाव नहीं पूछा है, एनवायरमेंट पर इंपैक्ट पूछा। अब ऐसे ही मैं यहां पर सोसाइटी भी डाल सकता हूं, समाज पर प्रभाव, ऐसे ही मैं यहां पर इकोनॉमी पर इंपैक्ट डाल सकता हूं। तो ये सब चेंज होता जाएगा। डिमांड आगे क्लियर, एस्पेक्ट जुड़ता जाएगा। अब डिमांड के बाद आता है पॉइंट। मैं एक क्वेश्चन में डिमांड पॉइंट स्ट्रक्चर जनरेट कर रहा हूं।
ताकि वो डायरेक्शन पता रहे कि मुझे इस तरफ जाना है। फिर मैं एकदम स्टॉप करूंगा, केवल डिमांड पे काम करूंगा हर क्वेश्चन में, फिर मैं सब पे पॉइंट पे काम करूंगा, फिर सब में स्ट्रक्चर पे काम करूंगा। अभी इसलिए कि तुम्हें एक रास्ता पता हो कि मेरे ये डेस्टिनेशन है, तो तुम्हें क्लैरिटी आ जाएगी। नहीं तो क्लैरिटी नहीं रहेगी, कहेगी सर करवा क्या रहे हैं, आंसर तो हम लिख ही नहीं पा रहे हैं। आंसर सेकंड स्टेज है पहले। अब मुझे इसका पॉइंट जनरेट करना है। मुझे पूछा है नदी जोड़ों के लाभ, लाभ सारे पूछे हैं, ये स्पेसिफिक पूछा है, सारे पूछे। एग्जाम में कई बार क्या होगा, कंफ्यूजन होगा कि पर्यावरणीय लाभ ये सारे लाभ, तो उसमें दोनों लिख दो, उसमें दोनों लिखो। अब जब ये क्वेश्चन उसने इंटर रिवर लिंकिंग के लाभ पूछे, तुम्हारे पास 3 मिनट का टाइम है, 10 से 15 लाभ सोचो। पढ़ा नहीं है तुमने, मैंने पढ़ाया नहीं है, तुम्हें सोचना है। फिर मैं थिंकिंग बताऊंगा कैसे सोचना है। सोचो कॉपी पे। एक स्ट्रक्चर्ड वे में सोचो, बहुत सारे पॉइंट आएंगे। एक तरीका आज बता देता हूं, स्टेपल। सारे स्टेपल यूज नहीं होंगे। एस का मतलब है समाज, सोसाइटी। एस का मतलब है स्पेशल, ज्योग्राफी, भूगोल। टी टाइम, इतिहास। टी टेक्नोलॉजी, तकनीक। ए प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। पी पॉलिटी, पॉलिटिकल, राजनीतिक। पी फिलोसॉफिकल, दर्शन शास्त्र के कंटेक्स्ट में। मतलब फिलोसॉफी मतलब फिलोसॉफी नहीं है, बेस को ही तुम क्वेश्चन मार्क करोगे। पी साइकोलॉजिकल, मनोविज्ञान। एल लीगल। ई पर्यावरण, एनवायरमेंट। ई एथिकल। ई इकोनॉमी। तुम्हारे लिए सबसे सोचना है इकोनॉमी, इकोनॉमी कनेक्ट करो, उसको देख लेंगे। लाभ इकोनॉमी। अब इकोनॉमी का मतलब इकोनॉमी नहीं है, इकोनॉमी का पूरा सिलेबस सोचो। एग्रीकल्चर, कृषि, इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री से सब कुछ आ जाएगा, जीडीपी, जीएनपी सब कुछ आ जाएगा। यहीं से आपका इंफ्रा, तो इंफ्रा में आपका आएगा ट्रांसपोर्ट, परिवहन। अब यहीं से अगर है तो ये पूरा ब्रैकेट चला जाएगा, इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास। अब ये अगर है तो इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे, और सोचने का तरीका होगा। अगर मेरे पास यहीं से मैं सोच सकता हूं इकोनॉमी है, तो इकोनॉमी में आप ये एग्रीकल्चर जैसे कृषि हो गया, इंक्लूसिव ग्रोथ हो गया, जीडीपी, जीएनपी। यहीं पर तुम डिजास्टर भी सोच सकते हो, डिजास्टर से कैसे जो है इंडस्ट्री वगैरह डाउन हो रही है तो वो कैसे कम करेगी। तो यहां पर एग्रीकल्चर में भी सूखा, पानी की कमी, प्रोडक्शन कैसे नहीं, उत्पादन कैसे नहीं है, तो फिर तुम पूरा जाओगे। ग्रॉस ओन एरिया, नेट ओन एरिया। जैसे पंजाब हरियाणा अगर ये बिछेंगे तो आपका कैनाल्स कैसे होगी, कैनाल्स कैसे होगी, तो पंजाब हरियाणा में क्या है, तो साउथ में कैसे नहीं है, तो अगर ये आएगा तो क्या होगा। फिर इसी से जीडीपी, जीएनपी, इसी से सब कुछ ये इंटरलिंक होगा। अभी तो हमें सिंपल सोचना है। अगर ये है, अगर सूखा आ रहा है तो कैसे लोगों का ह्यूमन डेवलपमेंट, मानवीय विकास, वो भी इकोनॉमी का पार्ट है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट। तो उसके कारण आपका खाद्य सुरक्षा, मेलन्यूट्रिशन, अगर वो है तो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे प्रभावित, ह्यूमन डेवलपमेंट तो इंक्लूसिव ग्रोथ। बहुत सारे टॉप पॉइंट तो यहीं आ गए, यही ह्यूमन डेवलपमेंट। अब यहीं से सोशल वेलबींग, तुम्हारा जो सिलेबस है इकोनॉमी का, जो तुम्हारा सिलेबस है इकोनॉमी का, वो सारा पॉइंट आ गया है। अब यहीं से मान लो एनवायरमेंट सोचते हो, एनवायरमेंट, तो यहां से अगर तुमने इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट सोचा है तो तुम्हारे पास डाटा याद आना चाहिए कि तुम रोड से जब जा रहे हो तो तुम्हारी कार्बन की इंटेंसिटी कितनी है, कार्बन कितना एमिट हो रहा है। जब इसके कारण तुम कैनाल्स बनाओगे, क्योंकि इंटरलिंकिंग रिवर्स है तो कैनाल तो ऑब्वियसली बात बनेगी, तो उसमें तुम्हारा नौका परिवहन, तो उसके कारण एनवायरमेंट। लाभ वाले पॉइंट एनवायरमेंट का नेगेटिव भी है, बट यहां पर हमें सोचना क्या है, केवल और केवल पॉजिटिव पॉइंट। फिर सोसाइटी, जैसे राजस्थान,
महिलाएं कितना दिन ट्रेवल करती, कितने घंटे ट्रेवल करती, अगर ये होगा तो क्या हुआ है, या अगर तुमने इंटरलिंक रिवर्स नहीं दी कि कैनाल्स भी अगर पहुंचाई है तो क्या हुआ है। जैसे इंदिरा गांधी कैनाल राजस्थान में श्रीगंगानगर से नागौर आने पर क्या हुआ है, वो कैनाल बनी है, पर इंटरलिंकिंग को रिवर्स करोगे तो कैनाल तो बनेगी ना। या केन बेतवा है, बुंदेलखंड रीजन है आपका, सूखा है बुंदेलखंड, अब कैनाल आने से बुंदेलखंड रीजन में क्या हो रहा है 14 से पहले 14 के बाद। जब तुम इस तरह सोच लोगे तुम्हें कंटेंट की कमी नहीं है, तुम्हें खुद पॉइंट जनरेट करना होगा। अदरवाइज तुम खुद डिपेंडेंट हो कि मुझे कोई बुंदेलखंड पढ़ा दे, मुझे बुंदेलखंड का सिचुएशन बता दे, जबकि वो तुम्हें क्या करना है, सोचना है। वो पॉइंट जनरेशन का तरीका है। बट वो पॉइंट जनरेट के साथ साथ फिर मुझे क्वेश्चन की लैंग्वेज भी देखनी है, लिखना क्या है। जैसे बेनिफिट, इंडिया में वाटर अवेलेबिलिटी कितनी, इस कारण ये रीजन सूखा फेस कर रहा है, बट इंटरलिंकिंग रिवर्स हुआ तो वो कैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो पॉइंट जो है ना लिखते समय क्या होंगे, इंटरलिंक होंगे, आइसोलेटेड वे में नहीं जाएंगे। बट सोचने का तरीका तुम्हारा ये होगा। समाज में बहुत कुछ आ सकता है, वुमन समाज में आपका समाज की प्रोडक्टिविटी, समाज में जिस तरह अभी वाटर के लेवल पर क्या है, डिवाइड है, तो अगर वो होता है वो कैसे आपका सौहार्द, हार्मनी बढ़ेगी, पॉइंट्स वहां चले जाएंगे। क्योंकि इनमें सारे पॉइंट यूज नहीं होंगे, कुछ को यूज करके क्या लाओगे, आंसर लेके आओगे। रैंडम नहीं सोचना है। बट यहां पर तुम्हें एक क्वेश्चन की प्रायोरिटी तय करनी होगी, बाद में देखेंगे। सबसे पहले प्रायोरिटी आएगी ये एनवायरमेंट और इकोनॉमी, सोसाइटी जाएगा लास्ट में, क्योंकि वो ऑब्सक्योर होगा, तुम्हें वहां पर देखना भी होगा। वो सब्जेक्ट वाइज डिसाइड करेंगे कि कौन सा पॉइंट किस वे में आएगा। समावेशी विकास पेपर 3 में भी है, समावेशी विकास का क्वेश्चन पेपर 4 में भी आ सकता है। लैंग्वेज क्या आएगी वो बाद में देखना है, और ये जब है डाटा कैसे लेके आओगे, डाटा क्या आना चाहिए वो भी सोचना होगा, वो धीरे धीरे आएगा। फिर यहीं से इसने पूछा है हानि भी क्या पूछी है। अब ऐसे जब क्वेश्चन है तो एक तो हमें पता है सिलेबस, दूसरा रीजन सोचने का होगा ये इंटरलिंकिंग और रिवर कर रहे हो। अब इंटरलिंकिंग रिवर को करने के लिए तुम कर क्या रहे हो, वो अगर समझ में आ गया पॉइंट्स आ जाएंगे। जैसे इंटरलिंकिंग और रिवर को करने के लिए क्या कर रहे हो, डैम्स बना रहे हो। इंटरलिंकिंग और रिवर्स के करने के लिए तुम नदियों को क्या कर रहे हो, जोड़ रहे हो। ठीक है, अब वहां से पॉइंट आएंगे। 2 मिनट का टाइम है, सोचो एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या होंगे। तो यहां जो इंपैक्ट है वो नेगेटिव टोन है कि पॉजिटिव टोन है, पहचानना होगा। बताओ, होल ज्योग्राफी का सिलेबस सोचो, एनवायरमेंट का पॉइंट सोचो। ज्योग्राफी भी ज्योग्राफी नहीं लिखनी है, ज्योग्राफी को एनवायरमेंट एंगल से लिखना है। प्रीलिम्स तुम सब लोगों ने पढ़ा है, प्रीलिम्स का एंगल आएगा। लाभ, हाँ पूछा ही नहीं है ना, क्वेश्चन ने पूछा है क्या, क्वेश्चन ने पूछा है क्या, क्वेश्चन ने हानि पूछी है क्या, इंपैक्ट किस पर पूछा है, केवल एनवायरमेंट पूछा है, सोसाइटी तो पूछा ही नहीं है ना। मैं केवल सोचने का तरीका बता रहा हूं। एनवायरमेंट है तो एनवायरमेंट में आपके स्पीशीज हैं, जीव हैं। एनवायरमेंट है, रिवर का एक मिनिमम फ्लो है जिसमें न्यूट्रिएंट्स हैं। एनवायरमेंट है, डैम्स हैं। तो तुम्हें याद आना चाहिए कोयना। कोयना का एग्जांपल क्यों दिया मैंने, बांध आधारित भूकंप, रिजर्वियर इंड्यूस सेस्मिसिटी, एनसीईआरटी।
फिर स्पीसीज हैं तो प्रीलिम्स में पढ़ा होगा इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। फिर अगर यह है तो इस कंटेक्स्ट में आपकी बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। अगर यह है तो आपका लैंड डिग्रेडेशन, भूमि न्यूनीकरण, जैसे पंजाब हरियाणा कैनाल तो आ चुकी है, उत्पादकता भी बढ़ी, अब क्या हो रही है, तो वो रैंडम सोचना पड़ेगा। अब यहीं से अगर एनवायरमेंट सोचना, तुम्हें यहां सोचना पड़ेगा डैम्स बनाने हैं मुझे, तो मुझे इसके लिए डैम्स बनाने पड़ेंगे, मुझे अगर इसके लिए बांध बनाने पड़ेंगे, ठीक है, तो डैम से मुझे रिवर को लिंक करना होगा। अब रिवर को लिंक करना होगा, हर रिवर का जो पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, सेम या अलग है, अलग है। अब इस कंटेक्स्ट में तुम्हें 2 साल पुराना करंट याद आ सकता है, जब उत्तराखंड में कहा था कि रिवर्स को क्या डिक्लेयर करना चाहिए, लिविंग एंटिटी। क्यों, हर किसी का क्या है, फ्लो अलग है। अभी इस कंटेक्स्ट में तुम्हें ओल्ड एनसीईआरटी से एक टॉपिक पता होना चाहिए, रिवर रिजीम। सुना है वर्ड, ओल्ड एनसीईआरटी में है ये वर्ड, कि जैसे मैं कानपुर है, मैं अगर डायग्राम प्लॉट करता हूं, ये 12 महीने हैं, तो कानपुर में हर महीने पानी का फ्लो का लेवल क्या है, वो क्या होता है, रिवर रिजीम होता है। तो अगर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर किया तो फ्लो पानी का क्या होगा, चेंज होगा कि नहीं होगा। जब चेंज होगा तो नदी की पूरी इकोलॉजी चेंज होगी कि नहीं होगी, बिकॉज यही आंसर राइटिंग है और यही पॉइंट इनोवेटिव होंगे। ये तुम्हारी कॉपी में कहीं नहीं होगा, ना ही मैं देख पाऊंगा, वो तुम्हें सोचना होगा, वही एक्चुअल में आंसर राइटिंग है। जो तुम्हारा डर है ना कंटेंट का, वो डर भागेगा ऐसे। शुरू में लगता है तुम्हें एक पॉइंट आएगा, क्योंकि क्लास के बाद मेरे को एक फीडबैक मिलता है, सर ये पॉइंट तो हमें भी आता था, हमें क्यों याद नहीं आया। बट वो धीरे धीरे होगा, वो अचानक नहीं होगा, बिकॉज तुमने उस तरह सोचा ही नहीं है। तुम्हारे माइंड की ट्रेनिंग हुई है, कंटेंट है, रट्टा मार लो, आंसर कर दो। जबकि माइंड की ट्रेनिंग क्या है, जो कुछ भी प्रीलिम्स क्या है, क्या जो तुमने टॉपिक पढ़ा वहीं से क्वेश्चन आ रहा है क्या, एक कहीं से, एक कहीं से, एक कहीं से, तीनों को मिलाकर क्या है क्वेश्चन है। आंसर राइटिंग में भी पॉइंट लिखने के लिए क्या है, रैंडम जगह से क्या लाने होंगे, पॉइंट लाने होंगे। जो तुम्हारा प्रीलिम्स का नॉलेज है यूज करना होगा। अब ये तो हो गया, ये बेस है। अब एनवायरमेंट में मुझे पता है स्पीशीज होते हैं, एनवायरमेंट में मुझे पता है मेरा कंसेप्ट जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी होती है। एनवायरमेंट में मुझे पता है एक कंसेप्ट इकोलॉजी, पारिस्थितिकी है, पारिस्थितिकी है। अब स्पीशीज है तो मैं जा सकता हूं इन्वेजिव एलियन स्पीशीज है। फिर मेरे एनवायरमेंट में कंसेप्ट है निम्नीकरण, डिग्रेडेशन। अब ये डिग्रेडेशन में एक कंसेप्ट लवणीकरण, सैलिनाइजेशन, सैलिनाइजेशन। अब मैं अगर जोड़ूं इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर किया तो उससे जो है मैं डैम्स बनाऊंगा। डैम्स अगर बनाऊंगा तो मेरे नेचुरल डिजास्टर्स आएंगे, और जब वो आपदाएं आएंगी कहीं ना कहीं एनवायरमेंट इकोलॉजी क्या होगी, इंपैक्ट होगी। फिर इंटरलिंकिंग रिवर्स किया तो इस कंटेक्स्ट में रिवर रिजीम चेंज होगा। जब रिवर रिजीम चेंज होगा तो उस पूरी रिवर की इकोलॉजी क्या होगी। जब पूरी रिवर की इकोलॉजी चेंज होगी तो स्पीसीज पर क्या पड़ेगा, इंपैक्ट पड़ेगा। फिर स्पीसीज इंपैक्ट नहीं, एक रिवर के स्पीसीज दूसरे रिवर में जाएंगे, दूसरी रिवर में वो स्पीसीज हो सकता है क्या हो, बेटर क्या हो, कंपिटिटर हो। जब बेटर कंपिटिटर हो तो इन्वेजिव एलियन स्पीसीज का कंसेप्ट। फिर रिवर लिंकिंग होगी, जहां पानी नहीं है पानी आएगा, जब वहां पानी आएगा तो वहां फसल कौन सी होगी, जो वहां नेचुरल तौर पर होनी चाहिए वो होगी, जो नेचुरल तौर पर नहीं है वो भी होगी, नहीं होगी। इसका एग्जांपल कहां है तुम्हारे पास, पंजाब हरियाणा। तो पंजाब हरियाणा में क्या हुआ है, अब ये देखो, एक तो सिंपल हो गया, तुम सिंपल सोचा निम्नीकरण होगा, एक तुम लिखा है होगा, ये हुआ है और ये ऐसे हो जाएगा, मार्क्स 600 मिलेगा। हाफ मार्क्स की फाइट है, बस फाइट किसकी है, इस हाफ मार्क की है। और कंटेंट तुम्हारे पास है, वो कंटेंट तुम्हारे पास ऑलरेडी है, तुम उसको सोच नहीं रहे हो। ये एक्सरसाइज है पॉइंट की, आंसर राइटिंग का सेकंड स्टेप है पॉइंट। और जितना हम ये सोच रहे हैं ये 7-8 सेकंड के अंदर अंदर होना चाहिए माइंड में, ये केवल माइंड में होना चाहिए, लिखने का तो बाद में है, लिखने का तो बाद में प्रोसेस है, ये पहले माइंड में होना चाहिए। फिर इसी से डिग्रेडेशन अगर करते हो
तो जैसे अब सैलिनाइजेशन है, सैलिनाइजेशन का लवणीकरण का कोई एग्जांपल तुम्हारे पास? गंगानगर, हनुमानगढ़। तुम राजस्थान से नहीं हो, पंजाब से हो, तो पंजाब में किसी कैनाल, वहां पर सैलिनाइजेशन की प्रॉब्लम है, लिखो। तुम साउथ से हो, साउथ से तुमने देखा है, वहां से भी नहीं हो, तुमने गांव में देखा है। बिकॉज तुम्हारा तरीका क्या है, मैंने बुक्स में क्या पढ़ा है, अरे तुमने गांव में देखा है तो उसको लिखो ना कहीं रिसर्च पेपर में होगा। और जब तुम जानकारी दोगे तभी एग्जामिनर को पता लगेगा ये है। तो तुम्हें वो ऑब्जर्वेशन करनी है। बिहार के हो, बिहार में कैनाल है, कैनाल से प्रॉब्लम आई, तो अगर ये है तो जब कैनाल्स बनाओगे तो इस तरह की क्या होगी, प्रॉब्लम्स होगी। सैलिनाइजेशन बोलते हैं, कैल्सिफिकेशन बोलते हैं, लिखो उनको। अगर रिवर लिंकिंग किया, डाइवर्ट किया, तो ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी कैसे इंपैक्ट होगी, भूजल, जब वो इंपैक्ट होगा तो ग्राउंड वाटर की इकोलॉजी कैसे इंपैक्ट होगी, सोचो। अगर ये किया, रिवर को डाइवर्ट किया, मान लो वहां पर सॉइल में पॉल्यूशन है, तो उस पॉल्यूशन से वाटर जब नीचे जाएगा तो प्रॉब्लम कैसे आएगी, वो अननोन तुम्हें देना है। अगर ये किया, रिवर्स बनाई, तो आपकी जियोलॉजी कैसे इंपैक्ट होगी, जियोलॉजी जब इंपैक्ट होगी तो उसमें एनवायरमेंट में इवेंट्स कैसे होंगे, अननोन इवेंट्स कैसे होंगे। फिर कैनाल्स तुमने बनाया, मान लो उस एरिया में बनाया जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो इवेपोरेशन, वाष्पोत्सर्जन होगा, तो उस कंटेक्स्ट में फिर सोचो फ्लैश फ्लड को, उसके कंटेक्स्ट में एनवायरमेंट। अब ये वाले पॉइंट सोच नहीं पाओगे एग्जाम में जब तुमने पहले यहां प्रैक्टिस नहीं की है। और उसका एग्जांपल तुम्हें पता है, 2013 जैसलमेर, जैसलमेर में क्या हुआ था। अब ये तुमने पॉइंट पढ़े, तुम कभी सोच नहीं पाओगे इसको लिंक कर सको। ये एक्सरसाइज शुरू में करनी पड़ेगी। ये हो गया। अब तुम्हारा क्वेश्चन का आएगा स्ट्रक्चर, जो माइंड में बनना चाहिए कि मैं सब पहले करूंगा तो क्वेश्चन में सिंपल पहले मैं इंट्रो दूंगा, जो क्वेश्चन मेरे को ऊपर लिखा है कि ये कंसेप्ट था, अभी अवधारणा बन रही है। फिर मैं लिखूंगा सिंपल, हेडिंग बनाऊंगा इसके लाभ क्या है, फिर मैं सिंपल बनाऊंगा पर्यावरण पर इसके क्या है इंपैक्ट क्या है, और लास्ट में मैं आ जाऊंगा कंक्लूजन पर। खत्म। अभी अगर माइंड में है, तुमने पॉइंट पहले सोचा हुआ है, तुम्हारा पेन नहीं रुकेगा, तुम्हारा पेन रुकेगा ही नहीं। हेडिंग क्लैरिटी आएगी। रैंक 1 की कॉपी देखो, जो क्वेश्चन ने पूछा वो हेडिंग है, आंसर है। रैंक 2 की कॉपी देखो, क्वेश्चन ने पूछा है, सिंपल वही हेडिंग बनाई, आंसर लिख दिया। यह है स्ट्रक्चर। सबसे पहले है तुम्हारा डिमांड। डिमांड के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस आएगा। फिर है स्ट्रक्चर। ये अगर आ गया तो फिर ये स्ट्रक्चर, फिर तुम्हारा आएगा क्या आंसर। यहां पर मुझे तुम्हारी लैंग्वेज देखनी पड़ेगी। यहां पर खेल होगा लैंग्वेज का, कि तुम भाषा कैसी लिख रहे हो। समझ में आई? डिमांड पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ये एक्सरसाइज से तुम्हें डर भागेगा कंटेंट का, कि कंटेंट ज्यादा नहीं इकट्ठा करना है, जो मेरे पास है बहुत सफिशिएंट है, उसी को इधर उधर यूज करना है। मेरे आसपास जो हो रहा है मुझे उसी को यूज करना है, और नहीं है तो मुझे बनाना है, नहीं है तो मुझे बनाना है। प्रीलिम्स में जो मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, उन रिपोर्ट को यूज कैसे करना है वो यही है। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं डिमांड। मैं अब इसको पॉइंट और स्ट्रक्चर को अगले वीक के लिए छोड़ रहा हूं, मतलब अगले वीक मतलब कल और परसों के लिए छोड़ रहा हूं। अभी हम हर क्वेश्चन की डिमांड देखते हैं। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन, डिमांड क्या है? आपस में जोड़ना क्या है? समाधान हो सकता है। समाधान हो सकता है, हाँ हो सकता है, पर लास्ट में जाते जाते ये भी कह सकते हो समाधान नहीं भी हो सकता। बिकॉज तुम्हें क्वेश्चन की डिमांड खोजते समय डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट को भी अटैक करना होगा। और इनडायरेक्ट अटैक करने के लिए जो मैंने एक्सरसाइज बोली है, जब तुम एक वर्ड को देखोगे तो उसके इनडायरेक्ट डिमांड को भी खोजने लगोगे। यस, हो सकता है जब प्रॉब्लम मेरी क्वांटिटी की है। ठीक है क्वांटिटी है, बट मैं मिसयूज कर रहा हूं, तो कितना भी पानी ले आओ प्रॉब्लम सोल्व होगी। ह्यूमन अगर क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा यूज कर रहा है। बिकॉज जब वो तुम एंगल सोचोगे तो इंटरलिंकिंग और रिवर को तो लेके आओगे, लास्ट में तुम वे अहेड भी दोगे।
ठीक है, ये एक उपाय है, बट जब तक मैं ह्यूमन को नहीं सिखाऊंगा समाधान, वो तुम्हें ये नो तुम्हारा क्या करवाएगा, कंक्लूजन। फिर कहा ये समाधान हो सकता है, तो समाधान हो सकता है तो कैसे हो सकता है समाधान, तो कैसे समाधान। जो ही तुम कैसे सोचोगे, लाओगे तुम कि कहीं जगह सरप्लस है, कहीं जगह क्या है, कमी है, सरप्लस को क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे। जैसे बुंदेलखंड में हुआ है, जैसे नर्मदा और पार रिवर वहां पर हो रहा है। तो ये तुम्हें पूछ नहीं रहा, आंसर राइटिंग में तुम्हें जब ये सोचोगे, तुम वो लिखोगे जो तुम्हारा कंटेंट है, अदरवाइज तुमने पढ़ाई क्यों है, अदरवाइज तुमने पढ़ाई क्यों है जो तुम आंसर में डाल ही नहीं सकते। डालना भी है, पर डालना भी कैसे है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है। तुम्हें पता है लिंकिंग, तुम्हें पता है कहां कहां हो रहा है, क्या क्वेश्चन ने पूछा है, नहीं पूछा है, बट वो तुम्हें डालना भी है। ऐसे ही नहीं डालना है, क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग डालना है। हो सकता है, ये हुआ है, ये हो रहा है, बट ये नो यहां आंसर नहीं जाएगा। फिर तुम कह रहे हो इस कंटेक्स्ट में नदी पर क्वेश्चन में डिमांड जो को डिमांड है वो कौन सी है, को डिमांड ये वाली या ये वाली, ये वाली। अगर 5 मिनट है तो सीधा अटक यहां जाएगा, केवल और केवल अटक यहां जाएगा। तो क्या इसने सारी इकोलॉजी पूछा है, या इकोलॉजी में भी एक पार्ट में समेट दिया तुम्हें, एक पार्ट पर समेटा है जो केवल नदी है, जो केवल नदी है। तुम्हें बिल्कुल फोकस होना पड़ेगा वहीं पर। यूपीएससी अपने मेंस में क्या लिखता है, 150 वर्ड्स या मोर देन 150 वर्ड्स, 150 से कम में भी लिख सकते हो अगर तुम डिमांड को फुलफिल करते हो, ये लिखा है उसने। 150 मैक्सिमम है, मिनिमम नहीं है। बट हम क्या करते हैं, वो 150 से ज्यादा लेने चक्कर में कुछ भी लिखते हैं, और यहां पर तुम्हारे पास 4 या 5 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट ही नहीं होंगे, क्योंकि तुम्हें सिंपल सोचना है, इंडिजिनस इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ सेड रिवर, जो नदी है, जिस नदी को तुम जोड़ रहे हो, उसकी जो है पारिस्थितिकी, तो उसकी पारिस्थितिकी में पॉइंट तुम्हारे पास बहुत क्या होंगे, लिमिटेड। वही पॉइंट्स हैं, बट उन्हीं पॉइंट्स में केवल और केवल घूमेगी क्या, वो नदी ही घूमेगी, वो नदी ही घूमेगी, डिग्रेडेशन नहीं आएगा यहां पर। तो अगर तुम सोचते हो इस तरह ये, तो तुम बहुत स्टिक हो जाओगे, मुझे यहीं पर टिके रहना है, यहीं पर टिके रहना। अदरवाइज तुम क्या सोचते हो, जनरल। अदरवाइज क्या सोचते हो, जनरल। यहां पर सोचना। समझ में आया, डिमांड समझ में आई। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की डिमांड कहूं तो नदियों को आपस में जोड़ना क्या है, सॉल्यूशन है, कैसे है। फिर ये इसके लिए क्या होगा, खतरा होगा, कैसे होगा। लास्ट में मेरा कंक्लूजन, समाधान तो है, पूरा समाधान, इसके लिए मुझे और कुछ करना हो, डिमांड है। अभी तक क्या सीखा, फ्री फ्लो सोचना है, क्वेश्चन में अपने आप को बाउंड नहीं करना। क्या मैंने कंटेंट पढ़ाया, बेनिफिट, क्या मैंने हानि पढ़ाई, नहीं पढ़ाई ना। क्या तुमसे पॉइंट जनरेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, 10 नहीं हो रहे हैं, 4 तो हो रहे हैं ना, 4 तो हो रहे हैं ना। वही थिंकिंग चेंज करना है, और इससे क्या होगा, बहुत स्टिक रहोगे, यही सोचना है, इससे आगे सोचना ही नहीं। स्ट्रक्चर और पॉइंट कल करेंगे हम। थर्ड क्वेश्चन देखो, डिमांड बताओ, जहां फास्ट मुझे बता देना। मच टू बी डन, बहुत कुछ किया जाना है। क्या करने से पहले, यहां पर एक वर्ड इसके लिए जुड़ा है, हर कीवर्ड का मतलब है। तो विशाल वर्ड किससे जुड़ा हुआ है, रिवर लिंकिंग। अब रिवर लिंकिंग ठीक है, इससे पहले
तो बहुत कुछ का मतलब क्या है? बहुत कुछ का मतलब क्या है यहां पर? यूपीएससी प्रीलिम्स में बैठने से पहले मुझे बहुत कुछ करना है। जब क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो ना, उस क्वेश्चन को अपने पर दाग दो। जैसे मैंने जो ही दागा, तुमने वर्ड क्या कैच कर लिया? प्रिपरेशन। वर्ड प्रिपरेशन कैच किया ना, तैयारी। तो यहां पर इसका मतलब है मुझे बहुत कुछ क्या करनी है। अब ये तैयारी को सोचो। फिर आंसर राइटिंग में तुम्हें ये भी सीखना नहीं आ रहा है, क्वेश्चन को अपने ऊपर दाग दो। तुमने दागा, आंसर आया ना तुम्हारे पास कि मुझे बहुत कुछ करना बाकी है प्रीलिम्स से पहले, बहुत कुछ तैयारी। वो तैयारी कहां, फिर वो पॉइंट आएंगे। सोचो, अब 2 मिनट का टाइम है। तैयारी का मतलब, डायमेंशन सोचो, स्टेपल सोचो, पॉइंट आएंगे। सोसाइटल लेवल पर मुझे क्या तैयारी करनी है? विस्थापन होगा, माइग्रेशन होगा, सोचो। मतलब समाज के लेवल पर मुझे क्या करनी है? तैयारी क्या करनी? मतलब डैम जब आएगा, विस्थापित होंगे, तो मुझे क्या करना है? तो जब उनको वो होंगे, मुझे मुआवजा क्या देना है, मुझे कहां बसाना है, उसके लिए जॉब कहां से लेके आनी है। हो गया ना पॉइंट? सोसाइटी हो गई। टेक्नोलॉजी, जब यह है बनाने के लिए, ठीक है बना दिया तुमने, पानी को क्या करना होगा? लिफ्ट करना होगा, ऊर्जा के लेवल पर, एनर्जी के लेवल पर। टेक्नोलॉजी के लेवल पर तुम कैसे खुदाई करोगे? अब तुम्हें पता है, नदी, तुम हमेशा पढ़ते हो, पानी है, नदी है, नदी में क्या समस्या आती है? सिल्टेशन, गाद, समय के अनुसार। तो सिल्टेशन, तो वो जब सिल्टेशन आती है, तुम्हें प्रिपरेशन अगर तुम जोड़ोगे, तो उसके लिए पहले में से टेक्नोलॉजी प्रिपेयर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिकॉज वो नहीं है, तभी तो तुम्हारे पास अभी ब्रिज गिरे हैं बिहार में। पहले न्यूज क्या आ रही थी? बिहार में ब्रिज गिरे हैं बिकॉज डैम्स जो हैं वो पुअर बने, ब्रिज जो है पुअर बने। अब क्या शिकायत आ रही है? एक्चुअल में बिहार सरकार ने जो ठेका दिया था गाद साफ करने का, तो उन्होंने ब्रिज के नीचे से क्या निकाल दी? मिट्टी निकाल दी। न्यूज पेपर पढ़ रहे हो ना? ये छोटी छोटी न्यूज यूज कैसे करोगे, वही मेंस है। हम पढ़ तो लेते हैं, पढ़ने के बाद बस भूल जाते हैं, यूज कैसे करोगे। हम क्या करते हैं? एडिटोरियल बेस्ड आंसर राइटिंग करते हैं। यूपीएससी एडिटोरियल बेस्ड आंसर राइटिंग नहीं है। उस एडिटोरियल से तुम्हें 3 लाइन चुरानी है जो तुम मेंस में यूज कर सको, जो तुम बस यूज कर सको, वो 3 लाइन चुराना। बिकॉज इससे तुम करंट ओरिएंटेड सीखोगे भी, करना क्या है, लिंक कैसे करना है। पढ़ तो लिया एडिटोरियल, कितना सा पॉइंट यूज होगा। टेक्नोलॉजी में पूरा जियोलॉजी आ जाएगा। ठीक, अगर कर रहा हूं, डैम बना रहा हूं, तो मैंने क्या जियोलॉजी का स्टडी किया है? क्या पानी का फ्लो कैसे होगा? क्या मैंने नीचे की हाइड्रोलॉजी स्टडी की है? क्या नीचे का भूगर्भ शास्त्र स्टडी किया है? क्या अब ये पॉइंट तुम्हारा कहां से आएगा? जब तुम डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ोगे, जब तुम पढ़ोगे लैंडस्लाइड, जब तुम पढ़ोगे एनडीएमए गाइडलाइन। और वहां पर मैं तुम्हें सिखाऊंगा एक ही गाइडलाइन 10 कैसे आनी चाहिए, 1 से 10 कैसे आनी चाहिए। क्योंकि एक गाइडलाइन है 300 पेज की, तुम्हें वो 300 पेज लिखना है 150 वर्ड में। क्या 3000 पेज पढ़ सकते हो? और जब तुम्हें पता है एक ही क्वेश्चन आना है 10 मार्क का, और फिक्स है वो 10 आना है, 1 से 10 कैसे करो? वो आंसर राइटिंग। अब ऐसे ही स्टेपल, STA, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर, एडमिनिस्ट्रेटिव वही डिस्प्यूट जब होगा तो कैसे करोगे? एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका क्या होगा? पॉलिटिकल लेवल पर 2 पॉलिटिकल लेवल हो जाएंगे, राज्य राज्य, इंटरनेशनल नेशनल। पॉलिटिक्स से आ जाएगा ना। बहुत कुछ किया जाना बाकी, तो तुम्हें पहले आएगा बहुत कुछ। मतलब स्टेट को पहले राजी कैसे करोगे, इंटरनेशनल एग्रीमेंट कैसे करवाओगे। जैसे तुम इंडस रिवर को ले रहे हो, या तुम ब्रह्मपुत्रा का ले रहे हो, या तुम जो गंगा को ले रहे हो, तो इंडिया एंड बांग्लादेश। बहुत कुछ का मतलब क्या है? इस कंटेक्स्ट में मैं क्या करूं? समझ में आ रहा है?
अब कोस्ट का पॉइंट आएगा इकोनॉमी। अब पॉलिटिक्स में भी आ सकता है, बट पॉलिटिक्स में तुम इतना पॉइंट नहीं लिखोगे ना, क्योंकि तुम्हारे पास पॉइंट तो वहां 10-15 लिखने हैं। STAP, P पॉलिटिकल फिलोसॉफिकल लेवल पर। मेरा बेसिक अजम्पशन क्या इस प्रोजेक्ट को लाने का? बेसिक मेरा बेस क्या था शुरू में जब मैंने बोला था इस प्रोजेक्ट को क्यों लेके आ रहा हूं? सरप्लस है और एक जगह क्या है? अब तुम ज्योग्राफी सोचो, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर चल रहा है, यहां पर सरप्लस है, बाढ़ आ रही, यहां पर भी सरप्लस है कि बाढ़ आ रही है? जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में यहां क्या है? सरप्लस है, सरप्लस है यहां पर। क्या इस समय यहां भी सरप्लस है कि नहीं है? जुलाई अगस्त सितंबर में पानी बारिश यहां भी हो रही है। ये जो क्वेश्चन है, ये जो इसका अजम्पशन है, उसी में फ्लो है। बिकॉज दिसंबर से लेकर जून तक यहां पानी की कमी है कि पानी सरप्लस है यहां पर? जून नहीं, दिसंबर से लेकर जून नहीं है। और यहां पर तो अब इसके पास पानी नहीं है, क्या पानी देगा? नहीं देगा ना। तो फिलोसॉफिकल लेवल पर इसमें क्या कमी है? तो मुझे पहले ही सर्च करना पड़ेगा कि वास्तव में वो सरप्लस है कि नहीं है, कितना सरप्लस है। ये पॉइंट निकालने के लिए बहुत डीप सोचना पड़ेगा, या तो पढ़ा हुआ हो या बहुत डीप सोचा हो। और ऐसे अगर पॉइंट लिखोगे 1 मार्क एक्स्ट्रा जरूर मिलेगा, बिकॉज हर कोई नहीं लिखेगा इसको, जो क्वेश्चन ही क्वेश्चन मार्क कर रहा है। टेक्नोलॉजी की अगर बात करूं, यहां पर कौन है? कौन सा पर्वत है यहां? विंध्याज। विंध्या है, हाइट कितनी है? विंध्या की हाइट कितनी है? 900 मीटर। 900 मीटर है। जब मैं कह रहा हूं इसको इससे जोड़ूंगा तो मुझे क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। मेरी अभी करंट की एनर्जी कैपेसिटी कितनी है? 2 लाख मेगावाट। मुझे अगर इसको इधर लेके आना है तो मुझे चाहिए 8 लाख मेगावाट। 2 से कितना चाहिए? 4 गुना एनर्जी चाहिए। कहां पर है? लिफ्ट कैसे करोगे? ये तुम तब सोचोगे जब घर पर तुम बहुत फ्री सोचोगे, जब तुम्हें कंसेप्ट पता है कि ठीक है इसको कनेक्ट करना है, ठीक है मैं इसको कनेक्ट करूंगा, तो मैं बीच में कौन है? तुम एक्चुअली हमेशा भरोसे रहते हो कंटेंट के, कंटेंट बता दे कोई, वो कंटेंट है, बट कंटेंट को जब तुम फ्रीली सोचोगे ना, पॉइंट्स तुम्हें ऑटोमेटिक याद आएंगे, करना लिखना क्या है। एक्चुअली पढ़ाते समय में मुझे पढ़ाना ही है, बट अभी मैं रिवर्स चल रहा हूं। अभी मैं रिवर्स चल रहा हूं, पढ़ाने के तरीके से नहीं पढ़ा रहा हूं, रिवर्स चल रहा हूं कि तुम सोचोगे क्या, तुम्हें क्या सोचना है। क्योंकि अल्टीमेटली ये एक्सरसाइज तुम पहले भी कर चुके हो ना, पढ़ना 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 पढ़ना। रिवर्स कैसे करो? अब ऐसे ही एस हो गया, टी हो गया, ए हो गया, पी हो गया, एल लीगल चैलेंज। वाटर स्टेट सब्जेक्ट है कि नहीं? वाटर की एंट्री कहां है? वाटर की एंट्री के बारे में सोचोगे फिर तुम। एल आएगा तो वाटर के बारे में जो कई बार क्वेश्चन आते हैं, ये लीगल है तो तुम्हें पता है डिस्प्यूट ऑलरेडी है, उनका हवाला दोगे तुम। कावेरी का डिस्प्यूट या ये डिस्प्यूट इतने सालों से चला आ रहा है, तो नए डिस्प्यूट होंगे, लीगल पे जाओगे। फिर इकोनॉमी, कोस्ट, पैसा कहां से आएगा जब मुझे इसको करना है? विशाल प्रोजेक्ट है, जैग्नेटिक है, पैसा कहां से आएगा? ऑलरेडी मेरे पास पैसा नहीं है। इकोनॉमी, ई, फिर यहीं से एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के लिए बहुत कुछ करना बाकी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट तुमने लोगों का तो ले लिया, वाइल्ड लाइफ कहां से जाएगी? वन्यजीव कहां जाएंगे? वन्यजीव कहां जाएंगे? उनके बारे में क्या सोचोगे? समझ में आ रहा है? एनवायरमेंट, सेस्मिसिटी, भूकंप, क्या सोचोगे? मैं तुम्हारे नॉलेज पर क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा हूं, मुझे बस सोचवाना है, इस पूरे प्रोसेस में सोचवाना है, वो थॉट प्रोसेस क्रिएट करवाना है, वो एक्चुअल में आंसर राइटिंग है। तुम्हारा ये कैसे डेवलप होगा? समझ में आ रहा है? तो बहुत कुछ, तो यहां पर पॉइंट ये नहीं है एनवायरमेंट के लिए इंपैक्ट हो जाए, तुम्हें आएगा ये हो जाएंगे, तो उसके लिए मेरा प्लान क्या होगा? वो लैंग्वेज आएगी। जैसे एक क्वेश्चन पूछूं, इंटरलिंकिंग और रिवर्स से इंपैक्ट क्या होगा एनवायरमेंट। एक क्वेश्चन पूछूं, इंटरलिंकिंग रिवर्स को लाने से पहले एनवायरमेंट के बारे में तैयारी करना जरूरी है। सोचने का तरीका दोनों में सेम है, लिखने का तरीका क्या होगा? अलग होगा।
लिखने का तरीका अलग होगा। क्लियर आ रहा है? क्लैरिटी आ रही है? ऐसे ही यहां पर एथिकल एंगल भी हो सकता है, इंटरलिंकिंग और रिवर्स है। तुम्हारा जो है प्रोजेक्ट जब बनेगा किस वे से लेके जाओगे? क्या तुम जो सुसंपन्न, कई बार होता है ना जब डैम्स बन रहे हैं तो जो एकदम खुशहाल है उनको छोड़ दिया जाता है, जो एकदम गरीब है वहां से क्या है रास्ता निकाल दिया जाता है। एथिकल एंगल है कि नहीं वहां पर? तो पॉइंट्स वो हैं, वो पॉइंट्स हैं। जब क्वेश्चन नहीं आ रहा, तुम्हें सेकंड टेक्निक सीखनी है, नहीं आ रहा तो क्वेश्चन को अपने ऊपर दाग दो कि मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज ले आऊं। जैसे यहां पर देयर इज मच टू बी डन बिफोर एम्बार्किंग ऑन अ जैग्नेटिक प्रिपरेशन ऑफ प्रीलिम्स। कमेंट, इसकी जगह क्या डाल दिया मैंने? खुद को डाल दिया। तो उसके बारे में तुम फाइनेंस भी सोचोगे, अपनी तैयारी का लेवल भी सोचोगे, तुम कितने क्वेश्चन लगाते हो वो भी सोचोगे, सब कुछ सोचोगे ना। सेम तरीका यहां आ जाए। डिमांड क्लियर है? फोर्थ सोचो, डिमांड क्या है? फोर्थ की डिमांड इनिशियल लेवल पर जब सीख रहे हो, शुरू के 1-2 हफ्ते डिमांड के लिए जो नए लोग हैं, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करो, कीवर्ड को अलग से लिखो, उनके बीच में रिलेशन बनाओ और फ्रीली सोचो। 4 या 5 क्लास के बाद में कॉन्फिडेंस आने लगेगा। 4 या 5 क्लास के बाद वो कॉन्फिडेंस आएगा, और वो आता है। शुरू में लगेगा क्या चल क्या रहा है, बिकॉज प्रोग्रेस हमेशा धीरे होगी। बिकॉज आंसर राइटिंग का जो मिथ है केवल लिखना है, वो नहीं है, क्योंकि तुम्हें अननोन क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है अपने आप को। डिमांड क्या है इस क्वेश्चन की? कीवर्ड क्या है पहला? इंटरलिंकिंग और रिवर। अब ये कॉम्प्लेक्स वर्ड किससे जुड़ा हुआ है? ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अब ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जो है, नेक्स्ट का वर्ड क्या है? सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट वर्ड क्या है? अभी जो इन्फ्लुएंस वर्ड है किससे जुड़ा हुआ है? प्रभाव। नदियों के पानी को आपस में जोड़ना, ठीक है। केंद्र राज्य समन्वय और तकनीकी संकेतों से प्रभावित एक जटिल प्रक्रिया है। तो ये जो दोनों वर्ड है, तकनीकी संकेत, टेक्निकल साइन ऑफ, और केंद्र राज्य समन्वय, ये किससे जुड़े हुए हैं? मैं लिखता हूं, अलग अलग कर रहा हूं, तुम बताना। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, नदी जोड़ो, जटिल प्रक्रिया, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। नेक्स्ट वर्ड है इन्फ्लुएंस, प्रभावित। नेक्स्ट है टेक्निकल साइन ऑफ, तकनीकी कारण। नेक्स्ट है केंद्र राज्य समन्वय, सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन। ये वर्ड किससे जुड़ा हुआ है ये कॉम्प्लेक्स है। तो ये कॉम्प्लेक्स है, तो ये वर्ड क्या है? ये कॉमन वर्ड इन दोनों से जुड़ा हुआ है। ये कॉम्प्लेक्स है, और इस कंटेक्स्ट में ये जो है प्रभावित हो रहा है किससे? तकनीकी कारणों से और केंद्र राज्य समन्वय से। अब ये जो है, क्या ये क्वेश्चन की कोर डिमांड है? क्या ये क्वेश्चन की कोर डिमांड है? क्या ये कोर डिमांड है? तो क्वेश्चन मुझसे सिंपल पूछ रहा है, इंटरलिंकिंग और रिवर में एक प्रॉब्लम क्या है? सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेशन। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? टेक्निकल। तो टेक्निकल में जो अभी हमने सोचा था, तकनीक, टेक्नोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, सब, जियोलॉजी, सब यहां पर क्या है? सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेशन। मतलब आपका लीगल वाला पॉइंट, मतलब वाटर की एंट्री,
नदी जल विवाद जो पहले से चले आ रहे हैं, कोस्ट के एंगल में डिवीजन कैसे होगा, कोस्ट नहीं आएगी, कोस्ट का डिवीजन कैसे होगा, तो तुम वहां सिंपल लिखोगे फाइनेंशियल फेडरलिज्म, वित्तीय संघवाद। समझ में आया? ये सोचना है, शुरू में तुम्हें डिमांड समझने के लिए यही करना है, और इससे तुम्हें बहुत क्लैरिटी भी आएगी। पॉइंट्स कहां से आएंगे, क्या क्लैरिटी आ रही है पॉइंट्स की? सोचना किधर है, मुझे पॉइंट्स कहां से लेके आना है, बिकॉज इस रिलेशन से तुम्हें पॉइंट जनरेट करना बहुत आसान हो जाएगा कि पॉइंट कहां से लाना है, मेरे पास आंसर है कि नहीं, मैं किस डायरेक्शन में सोचूं। तो यहां पर सबसे पहले तुम्हें कीवर्ड के बाद में तुम्हें उन कीवर्ड के बीच में क्या बनाना है, रिलेशन, और रिलेशन के बाद तुम्हें वर्ड अटैक करना है, हाउ एंड वाई। हाउ एंड वाई, कहीं जगह हाउ आएगा, कई जगह वाई आएगा, दोनों में अंतर क्या है, हाउ एंड वाई में अंतर क्या है? हाउ क्या है, प्रोसेस है, वाई क्या है, रीजन। बेटर क्लैरिटी चाहिए, 12th क्लास बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 13 पहला पैराग्राफ ही है, हाउ एंड वाई में अंतर क्या है। 12th क्लास की बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी है चैप्टर नंबर 13 जो एनवायरमेंट के लिए पढ़ते हो, वहां पहले ही क्लैरिटी दी गई है हाउ एंड वाई में अंतर क्या है। क्योंकि हम कई बार हाउ को वाई समझते हैं, वाई को हाउ समझते हैं। हाउ का मतलब है प्रोसेस, वाई का मतलब है रीजन। और इसी तरह में तुम्हें मीनिंग भी समझना पड़ेगा, इंपॉर्टेंस की लैंग्वेज क्या है, सिग्निफिकेंस प्रभाव की लैंग्वेज क्या है, महत्व की लैंग्वेज क्या अलग है, कारण की लैंग्वेज क्या है। क्योंकि लिखते समय सब में कंफ्यूजन होता है, लिख तो लेते हो पर तुम्हें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं होती क्योंकि वो लैंग्वेज नहीं आती। क्लियर है ना, डिमांड क्लियर है ना? कल पॉइंट जनरेट करेंगे इसके, तकनीकी कारण और केंद्र राज्य संबंध, तो ये पॉलिटी आ जाएगा पूरा, ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, तो इसको मुझे अपने ही कॉमन लैंग्वेज में आंसर देना पड़ेगा। कीवर्ड, पॉइंट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन की डिमांड क्या है? कीवर्ड क्या है? लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी। क्या ये समस्या है? समस्या नहीं, तो समस्या क्या है? मिसयूज। ये हो गया। अब ये तो क्वेश्चन का क्या है? लैंग्वेज। अब इस कंटेक्स्ट में मुझे क्या इवैल्यूएट करना है? तो मतलब जल, वाटर, ये क्या है? समस्या नहीं। मतलब इस कंटेक्स्ट में बोल रहा है मुझे क्वांटिटी की कोई समस्या नहीं, मुझे समस्या है क्या उसकी? अगर मैं क्वेश्चन दे दूं सिंपल, ये पहला मेरा क्वेश्चन ये, दूसरा मेरा क्वेश्चन है इस कंटेक्स्ट में इंटर रिवर लिंकिंग करो को इवैल्यूएट करो। दोनों क्वेश्चन में अंतर है कि नहीं? एक मेरा तीसरा क्वेश्चन, इंटर रिवर लिंकिंग परियोजनाओं को इवैल्यूएट करो। तीसरा क्वेश्चन, क्या तीनों में अंतर है कि नहीं? पहला क्वेश्चन, लैक ऑफ वाटर इज नॉट ए प्रॉब्लम इन इंडिया बट इज मिसयूज ए प्रॉब्लम, कमेंट। दूसरा क्वेश्चन यही वाला। तीसरा क्वेश्चन, इवैल्यूएट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। तीनों क्वेश्चन में अंतर है कि नहीं? पहले क्वेश्चन है मुझे अटैक कहां करना है, केवल इसी को करना है, इसके डायमेंशन आएंगे। दूसरा क्वेश्चन तो अभी देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में इवैल्यूएट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, तो मुझे जहां जाना जा सकता हूं, पूरा डायमेंशन खुला हुआ है, पूरा डायमेंशन खुला हुआ। तीसरा जब है ये, तो मुझे बताना है कि ये क्या इसका सॉल्यूशन है। मान लो मैं समस्या कह रहा हूं, मेरे पास समस्या है, समस्या है तभी तो मैं क्या लेके आऊं, ये लेके आया हूं। मतलब मेरे पास एक जगह सरप्लस है, एक जगह क्या है, डेफिसिट है, कमी है। तो कमी है तो मैं क्या लेके आया हूं, ये लेके आया हूं। तो ये लेके आया हूं तो क्या सॉल्यूशन हो रहा है? चलो मैं ले भी आ गया, क्या इसके लेके आने के बावजूद ये हो जाएगा क्या सोल्व? यस, नो। तो वो सोचो फिर,
और उसी कंटेक्स्ट में इसको इवेल्युएट करना पड़ेगा, इसी कंटेक्स्ट में बताना पड़ेगा कि इसको इधर जाना है कि नहीं जाना है, और इसी कंटेक्स्ट में तुम्हें सोचना पड़ेगा कि क्या हमें बड़े परियोजनाएं लेनी चाहिए या छोटे छोटे पर जाना चाहिए। छोटे छोटे मींस हिमालय और प्रायद्वीप, पेनिनसुला और हिमालय को जोड़ना है, या छोटी छोटी नदियां केन बेतवा, गंगा यमुना, नर्मदा और उसकी सहायक नदियां, वहां जाना चाहिए। तो क्वेश्चन की डिमांड को कैच करना है, पूछ क्या रहा है वो। जो मैंने शुरू में बोला था कि 10 में से पहले मुझे कोशिश करनी है 4 मार्क्स की, वो 4 मार्क्स की कोशिश है डिमांड पर स्टिक रहना। जैसे यहां पर रजत था 2020, रजत पाल, तीसरा या चौथा अटेम्प्ट था, कंटेंट था उसके पास, वो डिमांड पे नहीं लिखता था, डिमांड पे लिखता ही नहीं था। और उसकी जब तुम कॉपी देखो बहुत सिंपल है, डिमांड पर अलाइन किया, मार्क्स मिल गए। ऐसे इस बार है रजत त्रिपाठी, लास्ट ईयर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस सिलेक्टेड है, वो इंटरव्यू भी दिया था, लास्ट ईयर सिलेक्शन नहीं था, इस बार सिलेक्शन है उसका। कुछ नहीं किया, डिमांड पर अटैक किया है, जो पूछ रहा है बस वो लिखा है। और कॉपी बहुत सिंपल है उसकी, बहुत ही सिंपल है उसकी कॉपी, मैं उसकी दिखाता हूं कॉपी। लैंग्वेज उसकी बहुत सिंपल है। जैसे यहां पर है एक स्टूडेंट हिंदी मीडियम से, 2022 में उसके रिटर्न में है 792, हिंदी मीडियम में लास्ट टू लास्ट ईयर हिंदी मीडियम हाईएस्ट थे 800, रिटर्न में 800 थे, रिटर्न में हाईएस्ट, उसके 792। डिमांड पे लिखती है, जो मैंने हिंदी का वो पेज दिखाया था उसी का है, इस बार वापस दे रही है वो। अगर डिमांड पे लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद जो फाइट है वो है तुम अच्छा कंटेंट कैसे डालते हो, वो फाइट है फिर 5 और 6 मार्क्स जाने की। 50% मार्क्स वहीं मिल जाएंगे जहां तुम डिमांड पे हो। दोनों की मैं एक बार कॉपी दिखाता हूं तो कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हें। रजत, रजत की यहीं है। पेपर 2 ही दिखाता हूं। क्या लैंग्वेज बहुत अच्छी, मतलब राइटिंग बहुत अच्छी है या सिंपल नॉर्मल है? नॉर्मल राइटिंग है। The system of Aadhaar has been under continuous criticism for developing, depriving the most vulnerable people of their rights-based entitlements. Discuss while suggesting potential solution. जो आपका आधार है वो जो राइट बेस्ड एंटाइटलमेंट है उससे लोगों को क्या कर रहा है, वंचित कर रहा है। इस कंटेक्स्ट में जो है पोटेंशियल क्या देने, सॉल्यूशन। अब इस कंटेक्स्ट में तुम्हें न्यूज पता है, एमजी नरेगा, सरकार ने अभी एमजी नरेगा में आधार को क्या किया है, अगर आपको पैसा देना है क्या करना है, चाहिए, तो इस कंटेक्स्ट में न्यूज पता है कि बहुत लोगों को रुपया नहीं मिला। ये क्वेश्चन देखते ही वो न्यूज याद आनी चाहिए। क्वेश्चन जो ही देखा तुमने तुम्हें वो न्यूज याद आनी चाहिए। क्या उसका तुमने कभी नोट्स बनाते हो ऐसे क्वेश्चन का? नहीं बनाते हो ना। बट अगर पढ़ते सुनने तुम्हें याद करने ऐसा क्वेश्चन आएगा, मुझे लिखना है, ऐसे क्वेश्चन देखते ही याद आएगा। ये उसकी कॉपी है और डिमांड पे लिखा है इसने अपने तीसरे अटेम्प्ट में। सबसे पहला काम है डिमांड। अल्टीमेटली तुम आंसर राइटिंग सीख भी जाओगे, जहां तुम फॉल्ट करोगे वो है डिमांड, गलती डिमांड पे होगी। जैसे प्रीलिम्स सिलेक्शन नहीं होने कारण है बिस्लेरी और बिल्सेरी में अंतर ना समझना। प्रीलिम्स नहीं होने के कारण यही है ना, बिस्लेरी और बिल्सेरी में अंतर ना समझना।
प्रेसिडेंट है उसकी जगह डाल दिया प्राइम मिनिस्टर, और उस प्राइम मिनिस्टर को ही पढ़ लिया प्रेसिडेंट, और क्वेश्चन गलत हो गया। प्रीलिम इसलिए नहीं होता ना जिसको तुम सिली मिस्टेक बोलते हो, इसलिए नहीं होता है ना। मेंस भी वही है। बिस्लेरी और बिल्सेरी में अंतर समझना आना चाहिए। ये वर्ड मैंने लिया अपने एक स्टूडेंट वासु जैन से, रैंक 67। उसका ये कहना था सर प्रीलिम्स होने का बच्चों का नहीं होने का कारण है बिल्सेरी और बिस्लेरी। बिल्सेरी को बिस्लेरी पढ़ समझकर खरीद लेते हैं, इसलिए प्रीलिम्स नहीं होता है और इसलिए मेंस भी नहीं होता है। सबसे पहला है डिमांड। रजत त्रिपाठी की कल मैं बताऊंगा क्योंकि उसका नाम हिंदी में लिखा हुआ है, तो हिंदी टाइप करना पड़ेगा पहले। ये है, तो अभी मैंने लेवल 1 तुम्हें बस अटैक किया है। कल तुम्हारा एक होमवर्क है, तुम्हारे पास ये होगा, तुम क्योंकि अभी तुम्हारे पास टाइम नहीं है, वहां पर डिमांड को आइडेंटिफाई करो। नेक्स्ट वीक से नीचे फोल्डर रहेंगे चेक और अनचेक का, अभी नहीं, जब नेक्स्ट वीक का क्लास चालू होगा। अभी तो ये सिखा रहा हूं। उस चेक अनचेक में तुम अपना अनचेक आंसर डाल देना, चेक तुम्हें अगले वीक मिल जाएगा। तो तुम वो शुरू से वो थॉट प्रोसेस करोगे तो सीखने को मिलेगा। और इनिशियल में अगर तुमने काम कर दिया तो तुम्हें ज्यादा टेस्ट लिखने की जरूरत नहीं है। अगर वो थॉट कैच में आएगा तुम्हें समझ में आएगा लिखना क्या है और अल्टीमेटली सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। बिकॉज चेकिंग में क्या होता है, जब चेक होता है तो ये होता है कि तुमने ये नहीं लिखा, ये नहीं लिखा, ये नहीं लिखा, ये पॉइंट डाल दो। वो पॉइंट तो आ जाएगा जब तुम कंटेंट पढ़ोगे, बट उसमें डालना क्या है वो एक्चुअल सॉल्यूशन सिलेक्शन वहीं से होगा, सिलेक्शन वहीं से होगा, वो सीखना है। अभी 3 लेक्चर में डिमांड पॉइंट स्ट्रक्चर, डिमांड पॉइंट स्ट्रक्चर। उसके बाद मैं अगले वीक तुम्हें वेडनेसडे बताऊंगा टारगेट। अगले वीक का टारगेट तुम्हारा जो रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, बट मैं सबसे पहले चालू करूंगा फेडरलिज्म, संघवाद। संघवाद में मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन मैंने पॉलिटी में वो लिए हैं यूपीएससी को अलाइन करते हुए। यूपीएससी ने जो पूछा है, जो उसने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पूछा है जो हमें पूछ सकता है, जो उसने पॉल साइंस में पूछा है पर जो जीएस में पूछ सकता है, वो क्वेश्चन है। और ये सारे क्वेश्चन हमसे एक ही नोट से कैसे होंगे, वो कंटेंट है। जहां कंटेंट नहीं है, जहां चाहिए वो मैं दूंगा, बट जहां नहीं चाहिए, जो तुम्हारे पास ऑलरेडी है, उसी को हमें यूज करना है। नेक्स्ट वीक का, बिकॉज ये जनरल क्लास ले रहा हूं ताकि किसी ने पढ़ा भी नहीं है तो उसका सोच समझ में आए कि सोच क्या है। बिकॉज वहां उसके लिए क्या होगा, पढ़ना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर के लिए वेडनेसडे को ही तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे, पूरा ये इस तरह। वो मैं उसी दिन बताऊंगा, क्योंकि मैं हर साल इसमें मॉडिफिकेशन करता हूं। तो अभी सेशन 1 बना हुआ है, पर इसमें इस साल के क्वेश्चन डाले, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन और फेडरलिज्म, ये 2 वीक लेगा समझाने में। और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए पढ़ना कुछ नहीं है, बस एनसीईआरटी। एनसीईआरटी 11th क्लास की, उसका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, तीनों एक साथ पढ़ने। मैं वेडनेसडे को बताऊंगा पूरा। एनसीईआरटी बहुत कुछ है और एनसीईआरटी में तुम्हारा देखने का नजरिया है। उसके बाद तुम्हारे लक्ष्मीकांत उस पर काम कर देगी, लक्ष्मीकांत तुमने पढ़ी हुई है, वो तुमने पढ़ी हुई है। लक्ष्मीकांत फैक्चुअल है। अब इसमें कई लोगों को बताऊंगा कि लिखते हैं तो बिकॉज उन्हें नोट्स पढ़ा, लैंग्वेज नहीं आती, तो उसको पढ़ना क्या है। बिकॉज कई बार राइटिंग का सॉल्यूशन रीडिंग है, और वो रीडिंग है ओरिजिनल रीडिंग, नॉवेल्स जो हमारे यहां काम भी आए, या एडिटोरियल्स। एडिटोरियल्स इसलिए नहीं पढ़ना है, वहां से नॉलेज लेना है, वहां से लैंग्वेज लेके आनी है। जैसे हिंदी में अगर जिसका लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है जनसत्ता के एडिटोरियल, जागरण के सॉल्यूशन नहीं है। जनसत्ता के एडिटोरियल बेस्ट सॉल्यूशन है वो लैंग्वेज डेवलप करने के लिए, जहां पर वो फिलोसॉफिकल लिखता है। इधर इंग्लिश में इंडियन एक्सप्रेस ठीक है, जागरण भी ठीक है, बट सबके लिए नहीं। पर जनसत्ता में
फैक्ट बेस्ड राइटिंग नहीं है। जागरण में फैक्ट बेस्ड राइटिंग होगी, जैसे इंग्लिश पेपर में होती है। जनसत्ता में फिलोसॉफिकल राइटिंग है, अमूर्त राइटिंग है, मूर्त नहीं है वहां पर, ये देखना पड़ेगा। और वो सबकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन लेना होगा, क्योंकि इंडिविजुअलाइज्ड कोई एक टेम्पलेट नहीं हो सकता। और ये मिथ है कि टेम्पलेट होगा, क्योंकि टेम्पलेट के कंटेक्स्ट में आंसर नहीं आएगा। वहां पर तुम्हें खुद इनोवेट करना होगा, तुम्हें वर्ड्स को कैच करना होगा, वर्ड्स के बीच में लिंक बनाना होगा और आंसर आएंगे। और ये तुम 5-6 क्लास के बाद खुद फील हो जाएगा। क्योंकि यहां पर है, जैसे प्रियंका है, उसके आंसर मैं दिखाऊंगा, उसने 4-5 महीने बाद आंसर राइटिंग स्टार्ट की है, जिसका मैंने वो आंसर दिखाया। नाम तो अभी नहीं बोलूंगा, जब रिजल्ट आएगा तब देखा जाएगा। उसको 3 या 4 महीने लगे हैं आंसर लिखने में। बट कुछ हैं जो शुरू से ही अच्छा लिख रहे हैं। जैसे इसी क्लास से ये जो आंसर है, ये देवांश के आंसर है, रैंक 333, 400 क्रॉस है इसका। तो मैं शुरू में दूंगा, बाद में नहीं दूंगा, क्योंकि शुरू में नकल से अकल आएगी। नकल जितनी करोगे उससे अकल आएगी, लिखने का रास्ता पता लगेगा। और याद रखना, कोई मॉडल आंसर नहीं है, आंसर का कोई परफेक्ट मैप नहीं है, कोई परफेक्ट मैप नहीं है। तुम्हें बस एक दिशा देनी है, उस दिशा में अगर सोचने लगे आंसर आ जाएगा। तुम्हें एक बस डायरेक्शन चाहिए कि इस वे में सोचना है, पॉइंट ऑटोमेटिक आएंगे। अभी आंसर राइटिंग में हमें प्रॉब्लम क्या है, हमें एक परफेक्ट मैप चाहिए कि ये लिखना है, ये एक्सप्लेन कर दे। बट आंसर राइटिंग में तुम्हें एक डायरेक्शन चाहिए, ये है इधर सोचना है, इधर लिखना है। जैसे अभी तुम क्या कर रहे थे, मैंने पूरा आंसर बताया कि मैं डायरेक्शन दी थी, क्या सोचने का तरीका दिया, उधर सोचना है, पॉइंट आए थे ना, वही आंसर राइटिंग। और कोई डाउट तुम्हारे? क्लास 9 बजे है, मतलब 9 बजे ही होगी, भले कितनी बारिश हो। कोशिश करना क्लास के साथ साथ रहो, नहीं आ रहे उस दिन जूम का लिंक जाएगा तो जूम पर ऑनलाइन रहो, ताकि जूम पर भी तुम कन्वर्जेशन कर सकते हो। जितना ज्यादा तुम्हारा 2 वे इन्वॉल्वमेंट होगा उतना जल्दी सीखोगे, और ये तुम्हें कॉन्फिडेंस दिलाएगी, ये कॉन्फिडेंस दिलाएगी, ये देखा है मैंने, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। और ये कन्वेंशनल राइटिंग नहीं है, अनकन्वेंशनल है, और यही एक मेथड है जहां स्मार्ट वे में सोचना भी है, स्मार्ट वे में पॉइंट भी जनरेट करना है। और हमारा पूरा बेस होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके अलावा कोई बेस नहीं हो सकता। और यह होगा तो तुम्हें अननोन क्वेश्चन टैकल करने में बहुत आसानी होगी। पहले हम पेपर 2 लेंगे, पेपर 2 के बाद पेपर 4, और पेपर 4 में पूरी आंसर राइटिंग हम करेंगे मैथमेटिक्स में। जैसे मैथमेटिक्स में ए इक्वल्स टू बी, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज लेस देन बी, ए बड़ा समुच्चय, बी छोटा समुच्चय है, वो आंसर राइटिंग आएगी एथिक्स में। क्योंकि तुम मैथ्स में बहुत आसानी से सोच सकते हो, ए को बड़ा प्रूव करना बी से, आसानी से सोच सकते हो, क्योंकि तुम सब में से सबसे ज्यादा डर है वो है एथिक्स में। सबसे ज्यादा डर तो एथिक्स में ही है ना आंसर राइटिंग में, वहां मैथमेटिक्स है। उसके बाद हम आएंगे पेपर 3, उसके बाद पेपर 1। और इसमें भी जो अननोन क्वेश्चन है, ज्योग्राफी है, हमने जो पूरी ज्योग्राफी पढ़ी है उससे एक क्वेश्चन आता है जो प्रीलिम्स में हमने जोड़ लगाया है। बाकी के 6 क्वेश्चन कहां हैं? ह्यूमन, अननोन है, अननोन है वो। इकोनॉमी, जो कोर इकोनॉमी जो हमने पढ़ी है उससे एक क्वेश्चन है, बस एक क्वेश्चन है, बाकी सारे क्वेश्चन अलग है। वहां एग्रोनॉमी है, फिक्स है, फिक्स है, 6 क्वेश्चन आएंगे, डाटा रटा हुआ होना चाहिए। वो बुकलेट में दूंगा एग्रोनॉमी की, जिसमें अशोक गुलाटी के आर्टिकल्स हैं, उनके डाटा आ जाए हिंदी इंग्लिश में दोनों में। और तुम्हें जब कोर्स लेकर बताते जाऊंगा, ये परफेक्ट राइटर है, उसके 5-6 आर्टिकल पढ़ सकते हो।
जैसे इंग्लिश में IR में C राजा मोहन अच्छा लिखते हैं, एग्रीकल्चर पर अशोक गुलाटी बहुत अच्छा लिखते हैं, पर आजकल अच्छा नहीं लिख रहे हैं। पिछले 2 साल के आर्टिकल उनके अच्छे हैं, उन्हें बहुत कुछ मिल जाएगा। अभी ज्यादा पॉलिटिकल टोन आ गया है, पिछले 2 साल के उनके आर्टिकल बहुत अच्छे हैं। हाँ, वैसे अगर कल रूपल ने क्लास ली थी, अगर उसको भी देख लोगे, एक वीडियो सप्लाई करो, कीवर्ड आ जाएंगे, AI का यूज पढ़ाई में। अच्छी क्लास है वो, यूट्यूब पर है, देख लेना, बहुत अच्छा क्लास है वो। जहां तुम्हारे पास अगर बल्कि नोट्स हैं, उसको सप्लाई करो, कीवर्ड दे देगा तुम्हें। तो आंसर राइटिंग की बात तुम्हें समझ में आएगा, ज्यादा पढ़ना नहीं है, वो कीवर्ड से मुझे खेलना है। और PM जो देते हैं वर्ड्स, और PM की तरह जाना है लिखते समय, कि डीप में भी नहीं गया, छुआ और आंसर आ जाए। वो लेक्चर देख लेना, अच्छा लेक्चर है वो, AI का यूज UPSC की तैयारी में। कल के यूट्यूब डकोरा इसके चैनल पर है, कल ही सेशन हुआ था। मतलब तुम अगर वीडियो सप्लाई करोगे, पॉइंट्स कैसे आएंगे, तुम अगर उसको डॉक्यूमेंट दोगे, डॉक्यूमेंट से तुम समरी कैसे निकाल सकते हो, हिंदी में, हिंदी का ही अगर डॉक्यूमेंट सप्लाई करोगे, पॉइंट्स कैसे निकाल सकते हो। बट वो तुम्हारे नेचुरल थॉट प्रोसेस को रिप्लेस नहीं कर सकता, तुम्हें बस असिस्ट कर सकता है पढ़ाई में। क्लियर? और कोई डाउट? शेड्यूल भी तुम्हें मिल गया होगा या मिल जाएगा। और एक चीज और, सिलेबस सबके पास होना चाहिए क्लास में, नहीं है तो कल मैं दिलवा दूंगा। सिलेबस तुम्हारा इस पूरी प्रिपरेशन का बेस है, और सिलेबस तुम्हें बाय हार्ट होना चाहिए। तुम्हें आधे से ज्यादा पॉइंट सिलेबस से ही आ जाएंगे, आधे से ज्यादा पॉइंट सिलेबस से ही आ जाएंगे अगर सिलेबस तुम्हें बाय हार्ट है। और एक अगर टॉपिक पढ़ता है एक, तो उससे हजारों पॉइंट कैसे। जैसे अगर तुमने नेशनल कमीशन फॉर वुमेन पढ़ा है, तुम सारे जो कमीशन है उसको अटैक कैसे कर सकते हो। जैसे NHRC है, हर साल NHRC पर क्वेश्चन है UPSC का, अल्टरनेट ईयर। लास्ट ईयर नहीं पूछा, इस साल पूछेगा वो, ये पता भी होना चाहिए। वो थॉट सीखना है, ग्रैब करना है। जो UPSC का फिक्स फॉर्मेट है वो कैच करना, और उसी फॉर्मेट में आगे बढ़कर जाना है कि वो पूछेगा क्या। जैसे अभी मैं कई बार बच्चों से बात कर रहा था, तो क्लास के कई बच्चे हैं, उन्होंने करंट का जब क्लास किया था उन्होंने बोल दिया था सर बिहेवियर पर पूछेगा। मैंने नहीं पढ़ाया था, उन्होंने बिहेवियर पर नोट्स बनाए थे और वही क्वेश्चन पूछा UPSC ने, क्योंकि तुम्हें वो प्रेडिक्ट करना आना चाहिए पूछेगा क्या। लास्ट ईयर भी उसने प्रीलिम्स में बिहेवियर पर क्वेश्चन पूछा था, इस बार बिग कैट अलायंस था न्यूज में, तो बिग कैट अलायंस नहीं पूछा, उन सारे स्पीसीज का बिहेवियर पूछ लिया। तो वो तुम्हें प्रेडिक्ट करना आना चाहिए, वो डेवलप करवाना है। क्योंकि अल्टीमेटली मेरा हमेशा मानना है UPSC को यू कांट कैच। मार्केट हमेशा उसके पीछे चलेगा, मार्केट कभी उससे आगे निकल ही नहीं सकता, जबकि हम मार्केट के थ्रू तैयारी कर रहे हैं। हमें मार्केट से बियॉन्ड जाकर उसको सोचना पड़ेगा। इसलिए जो फाइट है वो अननोन 10 क्वेश्चन की है। ठीक है, एथिक्स में मैं केस स्टडी करवाऊंगा, 6 या 7 क्लास मुझे लगेगी, वो मैं अप्रोचेस बताऊंगा सारी, ताकि आंसर तुम्हारा औरों से लगो, केवल स्टेक होल्डर अप्रोच ना हो। उससे तुम्हें सोचने का तरीका पता लग जाएगा कि अगर मैं स्टेक होल्डर से ये सोच रहा हूं तो जस्टिस अप्रोच है, तो मैं इससे इसी सेम पॉइंट को अलग कैसे लिख सकता हूं, मार्क्स वही मिलेंगे। ठीक है, और ये शेड्यूल भी होगा, ये वीक वाइज शेड्यूल है, तो वीक वाइज हम चलेंगे। बट मैं इसके बाउंड नहीं कर रहा हूं, क्लास दो हफ्ते में है, बट 3 या 4 भी जा सकती है डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक, क्योंकि मुझे डेवलप करवाना है, मुझे पढ़ाना नहीं है। मैं यहां पढ़ाने नहीं आया हूं, मुझे तुम्हारा थॉट प्रोसेस जनरेट करवाना है और एग्जाम निकलवाने के लिए पढ़वाना है, और वो 7 मिनट और 11 मिनट के लिए प्रिपेयर करना है, ना कि आधे घंटे में आंसर लिखने के लिए प्रिपेयर करना है। ना ही मुझे तुम्हें नॉलेज के लिए प्रिपेयर करना है, मुझे प्रिपेयर करना है वो लिमिटेड नॉलेज मैं 7 मिनट या 11 मिनट में कैसे लिख पाऊं। तो इसके लिए अनलिमिटेड नॉलेज भी नहीं चाहिए। जैसे मेरा कजिन श्रेयांश 7 महीने में उसने एग्जाम निकाला है, IRS है अभी मुंबई, 7 महीने में निकाला है। अक्टूबर में आया था वो, जॉब छोड़कर CA की, उस समय कोविड था,
अक्टूबर में वापस मेंस हुआ था, जून में होना था, अक्टूबर में हुआ था, निकाल ले गया। तैयारी उसने उसी समय स्टार्ट की थी, की ही नहीं थी। और उसकी राइटिंग है कीड़े मकोड़ों जैसी, बहुत छोटा छोटा लिखता है। थॉट, ठीक है। कल मिलते हैं सुबह 9 बजे। कोई भी डाउट हो मैं क्लास के बाद रहूंगा, डाउट पूछ लिया करो, ठीक है। पढ़ने से रिलेटेड भी, और टेलीग्राम ग्रुप भी बनेगा तो उस समय भी पूछ सकते हो।